हेलो एस्पिरेंट, वेलकम टू देवेंद्र यूपीएससी सिंप्लीफाइड। आज के इस लेक्चर में हम यूनियन और स्टेट लेजिस्लेचर को शुरू करेंगे। इसको भी यूपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के द्वारा कवर करेंगे। ये हमारा पार्ट 1 है। इसको लगभग 3 पार्ट में डिवाइड किया है। लगभग इसमें लगभग 40 प्लस क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है इस पूरे पूरे तीनों से लेक्चर में। हम हर एक क्वेश्चन के पीछे का जो अंडरलाइन कॉन्सेप्ट है उसको भी डीपली भी समझते हुए चलेंगे और यूपीएससी के जो ऑप्शन है उसको भी एनालाइज करते हुए चलेंगे, जिससे हमें जो यूपीएससी कुछ ट्रैप सेटअप करता है उसको भी समझ पाए, जिससे आने वाले क्वेश्चन को हम इजीली कॉम्प्रीहेंड कर पाएँ और करेक्टली मार्क कर पाएँ। सीरीज चल रहा है यूपीएससी पॉलिटी थ्रू पीवाईक्यू। हम यूपीएससी के जो पॉलिटी का सिलेबस है, उसको हम चैप्टर वाइज़ कवर कर रहे हैं। हम लगभग 1995 से 6 के बीच का जो क्वेश्चन है, उसको कवर कर रहे हैं, ठीक है? और इसमें इस पार्टिकुलर चैप्टर से, इसमें यूनियन और स्टेट लेजिस्लेचर है, इसमें लगभग 50 प्लस क्वेश्चन आए हुए हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत लेंथी चैप्टर है, इसलिए इसको हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड किया है। इस पार्टिकुलर चैप्टर में हम लोग लगभग 2026 से 2022 के बीच का क्वेश्चन देखेंगे। जैसे हमें पता है कि जो हमारा एक फेडरल कंट्री है, तो फेडरल में मोस्टली क्या है, हमारा बाइकैमरल लेजिस्लेशन है। बाइकैमरल क्या क्या होता है कि हमारा द्विसदनात्मक, मतलब जैसे ना देखेंगे हमारे पास लोकसभा है और राज्यसभा है, ठीक है? ये दोनों है। राज्यसभा जो है ये फेडरल कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। ये होता है पॉपुलर हाउस होता है, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल होते हैं, डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं इसमें। ये होता है सुप्रीम लॉ मेकिंग बॉडी होती है। स्टेट लेवल पे स्टेट लेजिस्लेचर होते हैं और सेंट्रल लेवल पे हमारे पार्लियामेंट होते हैं, ठीक है? और इसका अल्टीमेटली जो हमारा पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नेंस है, उसका अल्टीमेटली क्या है, विजडम। ये जो एग्जीक्यूटिव होते हैं हमेशा हमारे जो एग्जीक्यूटिव होते हैं, जो गवर्नमेंट होते हैं, वो हमेशा पार्लियामेंट या हमेशा लेजिस्लेचर के अकाउंटेबल होते हैं, ठीक है? इसी को हम अकाउंटेबल गवर्नमेंट कहते हैं, ठीक है? अगर आप देखेंगे जो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है और जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नेंस है, इन दोनों में यही अंतर होता है। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ होता है सेपरेशन ऑफ पावर का, स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर होता है। लेकिन जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नेंस होता है, वो अकाउंटेबिलिटी को फिक्स करता है ना? ये प्रिंसिपल ऑफ चेक्स और बैलेंस पे काम करता है, प्रिंसिपल ऑफ कोऑपरेशन पे काम करता है, ठीक है? आगे हमें देखा है, पता है कि जो हमारा आर्टिकल 368 में, इसमें जो सुप्रीम हमारा जो पार्लियामेंट है, सिर्फ उसी के पास पावर है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें चेंजेस कर पाए, बस सब्जेक्ट टू बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, ठीक है? सब कुछ कर सकता है लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट नहीं कर सकता। और हमारे पता है कि जो पार्लियामेंट है डिफरेंट डिफरेंट इलेक्टोरल फंक्शन प्ले करता है। जैसे हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट है, जो हमारे प्रेसिडेंट हैं, जो हमारे स्पीकर हैं, डिप्टी स्पीकर हैं, इन सबको क्या इलेक्शन भी नहीं करते, इसलिए इसको इलेक्टोरल फंक्शन करते हैं, ठीक है? और हमें पता है कि जब जजेज वगैरह का जो इम्पीचमेंट प्रोसेस होता है, वो सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट में ही लाया जाता है, ठीक है? तो ये जुडिशियल अगर उसका रिमूवल फंक्शन होता है। फिर फेडरल और टेरिटोरियल फंक्शन में वही बताया कि जो हमारा जो राज्यसभा होता है, वो राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है। इसको फेडरल चैम्बर भी कहा जाता है। और जितने भी इंपॉर्टेंट जो फेडरल लेजिस्लेशन है, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट लाने के लिए। और हमें पता है कि जो इमरजेंसी जो प्रेसिडेंट डिक्लेयर कर सकते हैं कैबिनेट के एडवाइस पे, बट उसका इमरजेंसी का जो अप्रूवल है वो कौन देता है? पार्लियामेंट देता है। बिना पार्लियामेंट के अप्रूवल के अगर नेशनल इमरजेंसी रहेगा आर्टिकल 352 में, तो वो 1 महीने के अंदर वो सीज टू ऑपरेट, है ना? बिना अप्रूवल लिए उसको कंटिन्यू नहीं रह सकता उसका। तो ये इमरजेंसी अप्रूवल हो गया। अब बाकी हमारे पास पता है कि जो हमारे पार्लियामेंट के जो मेंबर होते हैं और वो पार्लियामेंट है, दोनों के पास कुछ न कुछ एज़ ए कलेक्टिव, पार्लियामेंट एज़ ए होल उनके पास कुछ प्रिविलेज होते हैं और पार्लियामेंट के जो मेंबर होते हैं, है ना? हमारे जो मेंबर होते हैं उनके पास भी कुछ प्रिविलेज होते हैं। हम इसमें देखेंगे आर्टिकल 105 और आर्टिकल 194 में ये ज़िक्र है, ठीक है? और इसमें ये इसलिए दिया गया कि उनको पता है ना कि उनका बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है। वो लॉ मेकिंग फंक्शन होते हैं। वो पॉपुलर डेमोक्रेटिक सेटअप में वो क्या होता है, इनडायरेक्टली पीपल के द्वारा ही वो इलेक्टेड होते हैं। तो वो फ्रीली और फ्रैंकली अपने जो फंक्शन है उसको परफॉर्म कर सके, इसके लिए उनको कुछ प्रिविलेज दिया गया है, ठीक है? स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। 2026 का क्वेश्चन है, ठीक है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब देखिए, हमें हमेशा याद रखना है कि ये कुछ एसओपी है हमारे इस क्वेश्चन सीरीज का, कि सबसे पहले आप क्वेश्चन को खुद पहले देखेंगे, पॉज़ करेंगे, खुद सॉल्व करेंगे, फिर एनालिसिस देखेंगे। जिससे आपको ये पता लग जाएगा कि आप किस तरह से पढ़ रहे हैं और एक फैकल्टी या कोई मेंटर किस तरह से क्वेश्चन को पढ़ता है, किस तरह से कंक्लूजन ड्रा करता है, किस तरह से फाइनल करेक्ट आंसर मार्क करता है, ठीक है? तो इससे आपका ये स्किल जो है, ये एनहांस होता रहेगा। अल्टीमेटली हमारा एग्ज़ाम तो वही है ना कि हमें कॉन्सेप्ट पढ़ के उसको अप्लाई करना है और फाइनल एग्ज़ाम में करेक्ट मार्क करके आना है, ठीक है? तो पहले इसमें देखिए क्या ये है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ क्वेश्चन आस्क्ड बाय मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, ठीक है? पार्लियामेंट में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके रिगार्डिंग है। तो 3 स्टेटमेंट दिया है, हमें क्या पूछा है? पहले तो पूछते हैं, देखते हैं पूछा क्या है।
विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंक्लूजन बेस्ड ऑन द एबव स्टेटमेंट इज करेक्ट। देखिए स्टेटमेंट नहीं पूछ रहे हैं, स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हम कंक्लूजन पूछ रहे हैं। ये नया इस साल से इन्होंने एक्सपेरिमेंट शुरू किया है, लेकिन ठीक है, एक तरह से थोड़ी सी रीजनिंग भी डाल दी उन्होंने क्वेश्चन में। तो हमें स्टेटमेंट के बाद जो कंक्लूजन ड्रा करना है उसके हिसाब से क्वेश्चन का आंसर मार्क करना है, ठीक है। तो इस तरह से यह ध्यान रखना है, ठीक है। पहला स्टेटमेंट पढ़ते हैं। देखिए हमें पता है ना, 3 तरह के क्वेश्चन होते हैं, एक स्टार क्वेश्चन होता है, एक ऑन स्टार क्वेश्चन है, एक ऑन स्टार क्वेश्चन है, और दूसरा होता है शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन होता है ना, शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन होता है। ये क्वेश्चन क्या होता है? एग्जीक्यूटिव को लेजिस्लेटिव के लिए अकाउंटेबल बनाना, ठीक है। तो ये इसका अल्टीमेट गेम होता है, ठीक है। तो ये अल्टीमेट गेम होता है हमारा जो डेमोक्रेटिक सेटअप है। अल्टीमेटली जैसे लोग होते हैं, लोग उनको एमपी वगैरह एमएलए वगैरह को चूज करके भेजते हैं, वो जाके एग्जीक्यूटिव से क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो यही डायरेक्टली वो ये लोगों के द्वारा ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। इनडायरेक्टली लोगों के द्वारा, और डायरेक्टली ये जो एमपी वगैरह एमएलए वगैरह रहते हैं, जो लेजिस्लेचर है, एग्जीक्यूटिव में जो भी होते हैं वो लेजिस्लेचर के द्वारा डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल होता है। तो लेजिस्लेचर के बाद बहुत सारे टूल होते हैं, उसमें से एक टूल ये होता है कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन आस्क कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन आवर में हमारे पास 0 आवर भी होता है, ठीक है। आगे देखेंगे इस तरह के क्वेश्चन। तो देखिए, अनस्टार क्वेश्चन आर दोज टू व्हिच ए मेंबर डिजायर एन ओरल आंसर इन द हाउस। ये क्या स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट गलत है। क्यों? कि जो स्टार क्वेश्चन है उसका ओरल हाउस होता है, ओरल आंसर होता है। जो अनस्टार क्वेश्चन है उसका ओरल आंसर नहीं होता है, ठीक है। तो ये याद रखना है आपको। स्टार क्वेश्चन आर दोज टू व्हिच ए मेंबर डिजायर ए रिटन आंसर, फिर ये गलत हो गया। इसमें क्या है, ये देखिए चेंज कर दिया है, ये दोनों अलग अलग कर दिया, तो ये दो भी गलत हो गया। स्टार क्वेश्चन में क्या चाहिए हमें? रिटन नहीं, ओरल आंसर चाहिए। नो सप्लीमेंट्री क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड ऑन अनस्टार क्वेश्चन, ये बिल्कुल ठीक है। जब रिटन, अगर किसी को अनस्टार में क्या होता है, हमें रिटन चाहिए होता है। जब रिटन चाहिए होता है, रिटन फॉर्म में आंसर चाहिए होता है, तो आप डायरेक्टली सप्लीमेंट्री क्वेश्चन कैसे कर सकते हैं? सप्लीमेंट्री क्वेश्चन सिर्फ स्टार क्वेश्चन में कर सकते हैं, जिसका हमें ओरल आंसर चाहिए होता है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट ठीक है। अब इसमें क्या है, कंक्लूजन कौन सा दिया है? तब से देखिए, ऑल द थ्री स्टेटमेंट आर करेक्ट, ऑल द थ्री स्टेटमेंट आर करेक्ट। हमें पता है ना, दो स्टेटमेंट गलत है तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। देयर आर टू करेक्ट स्टेटमेंट दैट दे, नहीं, बिल्कुल हमारे पास एक ही करेक्ट स्टेटमेंट, तो ये कंक्लूजन में गलत हो गया। देयर इज ओनली वन करेक्ट स्टेटमेंट, बिल्कुल ठीक, ओनली वन करेक्ट स्टेटमेंट, वो भी कौन है? थ्री वाला सही है। देयर इज नो करेक्ट स्टेटमेंट, ये गलत हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? थ्री हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए एक्सप्लेनेशन हमने दे दिया है, बस वही मोटा मोटा आपको पता होना चाहिए कि जो क्वेश्चन के टाइप कितने होते हैं, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन में, ठीक है, कि स्टार कौन से होते हैं, अनस्टार कौन से होते हैं, और शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन होते हैं, और इसमें हम इस तरह से याद रखिए, स्टार क्वेश्चन है, इसका मतलब स्टार है, इसका मतलब क्या होता है, एग्जीक्यूटिव बड़ा तैयारी करके आएगा कि हमें ओरली आंसर देना है, ठीक है। इस तरह से याद कर सकते हैं। अनस्टार में रिटन देना है, ठीक है। जब स्टार में हमें ओरली देना है तो मेंबर जो होते हैं सप्लीमेंट्री क्वेश्चन भी का आस्क कर सकते हैं। इसमें रिटन देना होता है, इसलिए इसमें सप्लीमेंट्री क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं। इसमें भी सप्लीमेंट्री क्वेश्चन नहीं दिया जा सकता, ये ना, ये लगभग 40 लग हमारे 10 डेज का नोटिस होता है, उसके बाद उसको सर्व किया जाता है, ठीक। इसमें ट्रैप यही है, इसमें ट्रैप ये है कि हमें स्टेटमेंट नहीं पूछा है, हमें स्टेटमेंट पढ़ने के बाद जो कंक्लूजन मैंने ड्रा किया, उस कंक्लूजन पे क्वेश्चन पूछा है। तो हमें ये भी ध्यान रखना है, हमेशा याद रखना है, क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले पूछा क्या है। अगर आपका माइंड इस तरह से ट्रेंड हो जाएगा ना, भविष्य में कुछ और ट्रैप सेटअप करने लग जाएंगे वो, तो हमें नहीं पता है। लेकिन अगर हम अपने आप को ट्रेंड कर लेंगे पहचानने के लिए कि क्या ट्रैप है, तो हम देखेंगे कभी कंफ्यूज नहीं होंगे आंसर मार्क करने में, ठीक है। फिर ये 2026 का क्वेश्चन है। अब इसमें फिर वही देख पूछिए, पहले क्या है, चार स्टेटमेंट दिया है। अब उसमें पूछा क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंक्लूजन बेस्ड ऑन द एबव स्टेटमेंट इज करेक्ट। फिर वही कंक्लूजन पूछा है, स्टेटमेंट नहीं पूछ रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है, ठीक है। तो पढ़ते स्टेटमेंट क्या दिया है, कंसीडर फॉलोइंग स्टेट अबाउट द कमेटी ऑन द वेलफेयर ऑफ द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब, पार्लियामेंट्री कमेटी पे क्वेश्चन है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली एक ध्यान रखिए कि पार्लियामेंट में कमेटी पे बहुत सारे ऑलरेडी क्वेश्चन पूछ चुके हैं, तो बहुत सारे बच्चे कह रहे थे कि ये तो इस तरह के कमेटी पूछने लगेंगे तो हम लोग कितना याद रखेंगे। उस साल ये न्यूज में भी था, और हमने जो ट्रेडिशनल क्वेश्चन है वो एग्जॉस्ट हो गए, तो वो जो जो हमारा यूपीएससी है इस तरह के डोमेन में जाएगा ही जाएगा। कुछ कॉम्प्लिकेटेड जो ऐसे हैं, जैसे शेड्यूल ट्राइब हो गया, शेड्यूल कास्ट हो गया, शेड्यूल ट्राइब हो गया, माइनॉरिटी का भी उठा लेगा, फॉरेन अफेयर को उठा लेगा। इस तरह की जो कमेटी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूज में भी रहते हैं, इनकी कोई ना कोई एक रिपोर्ट भी आती रहती है।
तो हमेशा याद रखना है कि जो ट्रेडिशनल क्वेश्चन एग्जॉस्ट हो गए तो इस तरह के डोमेन में जाएगा ही, और ये न्यूज में भी था, ठीक है। आल्दो मेंबर ऑफ द कमिटी आर इलेक्टेड फ्रॉम द बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट, बिल्कुल ठीक है। द चेयरमैन ऑफ द दिस कमिटी इज अपॉइंटेड बाय चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, ये गलत है। क्या है, हमें लोकसभा के जो स्पीकर रहते हैं वो अपने मेंबर में से ही उसी को एक चेयरमैन अपॉइंट करते हैं। ये 30 मेंबर की बॉडी होती है, 20 इसमें से लोकसभा से और 10 इसमें से राज्यसभा से होते हैं, तो ये याद रखना है हमें, ठीक है। तो ये गलत हो जाएगा स्टेटमेंट। 20 मेंबर आर इलेक्टेड बाई द राज्यसभा, नो, 20 मेंबर आर इलेक्टेड बाई लोकसभा, तो ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है। नो मिनिस्टर एक्सेप्ट द यूनियन मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट इज एलिजिबल टू बी मेंबर ऑफ द कमेटी, किसी भी कमेटी में कोई मिनिस्टर नहीं होता, ये लेजिस्लेटिव बॉडी होते हैं, ठीक है। अल्टीमेटली इनका फंक्शन ही यही होता है कि इफेक्टिवली पार्लियामेंट जो है अपना फंक्शन इफेक्टिवली परफॉर्म कर सके, इसलिए ऐसा बॉडी सेटअप की गई है, तो इसमें मिनिस्टर वगैरह का कोई रोल नहीं होता, तो ये भी गलत हो जाएगा। देखिए अभी तक कोई स्टेटमेंट गलत सही नहीं है। मेंबर आर इलेक्टेड फॉर ए फिक्स टर्म ऑफ 2 ईयर, ये भी गलत हो गया, क्योंकि हमें पता है, जिसने भी सीरियसली पढ़ा होगा उसको पता होगा कि जितने भी पार्लियामेंट्री कमेटी होते हैं उसके जो मेंबर होते हैं 1 साल भर के लिए अपॉइंट होते हैं, ठीक है। तो ये गलत हो गया, तो ये भी गलत हो गया, तो इसमें क्या है, कंक्लूजन में क्या, देखिए पढ़िए। देयर आर 4 करेक्ट स्टेटमेंट, बिल्कुल नहीं, कोई भी करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है। देयर इज ओनली 1 करेक्ट स्टेटमेंट, बिल्कुल नहीं, कोई भी करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है। देयर आर 2 करेक्ट स्टेटमेंट, बिल्कुल नहीं, कोई करेक्ट नहीं। देयर इज नो करेक्ट स्टेटमेंट, ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो ये आंसर डी हो जाएगा इसका, ठीक है। आगे बढ़िए, हमने दे दिया है। अब बस आपको यही याद रखना है कि जो पार्लियामेंट्री कमेटीज होती हैं, ये आपको याद रखना है मोटा मोटा, कि स्टैंड ये एडहॉक कमेटी कौन होती है, स्टैंडिंग कमेटी होती है, फाइनेंशियल कमेटी कौन सी होती है, ठीक है। कौन सा स्पेशली लोकसभा में है, कौन सा स्पेशली राज्यसभा में है, ठीक है। कौन सा इनिशियली एडहॉक था, कौन सा अभी रिसेंट में कौन सी सेटअप की गई है, और जो उस साल जो न्यूज में रहती है उसको तो जानना ही जानना है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है हमेशा। हमने यहाँ पे दे दिया एक्सप्लेनेशन, आप पढ़ सकते हैं कि ये जो इसका जो होता है, लोकसभा अपॉइंट करता है, और कमीशन 30 मेंबर होते हैं, तो 10 लोकसभा वो 20 लोकसभा से और राज्यसभा से 10 होते हैं, ठीक है। मिनिस्टर कोई स्ट्रिक्टली एलिजिबल होते हैं, और इसमें टर्म ऑफ ऑफिस होता है 1 साल के लिए होता है, ठीक है। आगे देखते हैं, 25 का क्वेश्चन है ये, ठीक है। फिर हमें देखिए पहले ये देखना है कि ये 3 स्टेटमेंट दिया है, उसमें पूछा है व्हिच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन आर करेक्ट, पहले ये देखना क्या पूछा है, ठीक है, करेक्ट पूछा है, ठीक है। 3 स्टेटमेंट दिया है, करेक्ट पूछा है, ठीक है। देखते हैं स्टेटमेंट को। ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ द हाउस ऑफ द पीपुल, मतलब ये लोकसभा की बात कर रहा है, ठीक है। द स्पीकर शैल नॉट वैकेट हिज हर ऑफिस until immediately before the first meeting of the house of the people after the dissolution, ये बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट है, एग्जैक्टली पिकअप किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल से, ठीक है। हमें पता है कि जो स्पीकर होते हैं उनका बहुत कॉन्स्टिट्यूशनल भी रोल होता है, कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शन भी होता है, जैसे देखेंगे कि बहुत सारी अपॉइंटमेंट कमेटी होती है, उसमें स्पीकर का भी रोल होता है। तो जब ये जो लोकसभा जब डिसॉल्व हो जाती है तो स्पीकर अपना पद नहीं छोड़ते हैं, लेकिन जब नया अगला जो नेक्स्ट जो लोकसभा गठित होता है उसके जो इमीडिएट जब जब उसका सीटिंग होता है जस्ट उसके पहले ये इस्तीफा देते हैं, ठीक है। तो याद ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, याद रखना है। तब इसमें क्या करेक्ट पूछा है, तो ये गलत हो जाएगा, इन तीनों में से सही होगा कोई। फिर दूसरा देखते हैं, अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ए मेंबर ऑफ द हाउस ऑफ द पीपुल ऑन बीइंग इलेक्टेड एज ए स्पीकर शैल रिजाइन फ्रॉम हिज हर पॉलिटिकल पार्टी इमीडिएटली, देखिए ये गलत है, क्यों, हमें पता है कि हमारे पास ये एक्सेप्शन है, ये ब्रिटेन में ये प्रावधान है कि उनको वहां से रिजाइन करना पड़ता है, कोई अगर मेंबर है वो स्पीकर पद दे दिया बन गया तो उसकी पॉलिटिकल पार्टी से उसको रिजाइन देना पड़ता है, लेकिन इंडिया में ऐसा एक्सेप्शन है, इंडिया में ऐसा नहीं है। लेकिन फिर भी उसको ये उसके आशा की जाती है कि वो अपना जो ड्यूटी है विदाउट फियर और इंडिपेंडेंटली डिस्चार्ज करेगा, ठीक है। तो ये गलत हो जाएगा, ये यूएस में ठीक है, वहाँ पे ब्रिटिश में ठीक है, हमारे लिए गलत है ये, ठीक है। और ऐसे भी जितने जो भी स्पीकर है, जो डिप्टी स्पीकर है, लगभग 3 4 5 साल से इतनी बार न्यूज में रहता है कि ये सब स्टेटमेंट आपको पता होना चाहिए, जो भी सीरियस स्टूडेंट है तो ये हमेशा पता रहता है ये सब स्टेटमेंट। तीसरा देखते हैं, द स्पीकर ऑफ द हाउस ऑफ द पीपुल मे बी रिमूव फ्रॉम हिज ऑफिस बाय ए रिजोल्यूशन ऑफ द हाउस ऑफ द पीपुल, ठीक है, पास्ड बाय मेजॉरिटी ऑफ ऑल द देन मेंबर ऑफ द हाउस, यस, प्रोवाइडेड दैट नो रिजोल्यूशन शैल बी मूव्ड अनलेस एटलीस्ट 14 डे नोटिस हैज बीन गिवन ऑफ द इंटेंशन टू मूव द रिजोल्यूशन, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ठीक है। तो क्या है करेक्ट, उसमें कौन सा हो जाएगा,
फर्स्ट और थर्ड करेक्ट हो जाएगा क्योंकि दूसरा गलत है। ये इधर डायरेक्टली हमारे आर्टिकल से पिक किया गया है कि पहला में वही है कि आप ये हमारा ऑफिस तुरंत वैकेट नहीं करते हैं, जो नया लोकसभा गठित होती है उसके जस्ट पहले वो करते हैं। और हमें पता है कि जो इनको रिमूव तभी किया जा सकता है जब इनका पहले 14 डे का नोटिस दिया जाए, और इनको जब रिजोल्यूशन जो पास होता है किससे होता है, इफेक्टिव मेजॉरिटी। इफेक्टिव मेजॉरिटी क्या होती है, मेजॉरिटी ऑफ द देन मेंबर ऑफ द हाउस, ठीक है, मेजॉरिटी ऑफ द देन मेंबर ऑफ द हाउस, उसमें वैकेंसी वगैरह शामिल नहीं होता है। तो इफेक्टिव मेजॉरिटी याद रखनी है। लोकसभा खुद ही अपॉइंट करता है, खुद ही रिमूव करता है, 14 डे का नोटिस होता है, ठीक है। आगे देखेंगे, अभी स्पीकर पे और भी क्वेश्चन आएगा तो उस पर और भी चीजें देखेंगे। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ एक्सप्लेनेशन पढ़ सकते हैं। कॉन्सेप्ट यही है कि जो स्पीकर है हमें इसका जो पावर है, इसका जो फंक्शन है, ये बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। और ये चीज ध्यान रखना है कि ये एंटी डिफेक्शन लॉ में हमारे पास इन्फेक्शन, वो हमारे पास एक्सेप्शन है कि ये अगर इलेक्टेड हो गए, अगर कोई मेंबर है स्पीकर इलेक्ट हो गया तो उनको अपनी पॉलिटिकल पार्टी से रिजाइन देने की बाध्यता नहीं है, ठीक है। लेकिन यूके वगैरह में ऐसा है कि ऐसा है। और हमारे यहाँ पॉलिटिकल एक्सपर्ट कभी कभी ये सजेशन आता है कि हमें भी यह वंस से स्पीकर आलोजी स्पीकर के कॉन्सेप्ट में मूव करना चाहिए, जो यूके में है, कि हमें जो स्पीकर अपॉइंट होते ही हमें पॉलिटिकल पार्टी के एफिलिएशन से उनको वो कर देना है और रिजाइन दे देना है, ठीक है। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा भी प्रावधान नहीं है। और ये बहुत साल 2 साल 3 साल से बहुत ज़्यादा न्यूज़ में चल रहा है। अभी उनके रिमूवल का रिज़ॉल्यूशन था। स्पीकर के जो कंडक्ट है उन पे बहुत सारे क्वेश्चन रेज़ हुए हैं। अपोज़िशन मेंबर हमेशा उनके ऊपर एक्यूज़ेशन लगाते रहते हैं कि वो जो हाउस है, हाउस को ठीक से मतलब इम्पार्शियली चला नहीं रहे हैं। जो ट्रेज़री होते हैं, ट्रेज़री बेंचेस जो गवर्नमेंट होते हैं उनको ज़्यादा टाइम अलॉट करते हैं, ठीक है? इस तरह के जो आरोप लगते रहते हैं पेपर में आता रहता है। तो ये सब आपका 3 स्टेटमेंट आपको पता होना चाहिए था। आगे बढ़ते हैं। फिर 2025 का क्वेश्चन देखते हैं। फिर अगेन क्या पूछा है, स्टेटमेंट दिया है उसमें करेक्ट पूछा है, दो स्टेटमेंट दिया है, दोनों में से करेक्ट पूछा है। देखते हैं क्या है। इफ एनी क्वेश्चन arises as to where a member of the house of the people has become subject to disqualification under the 10th schedule, yes, the president decision in accordance with the opinion of the council of ministers shall be final। तो क्या है ये, प्रेसिडेंट ओपिनियन नहीं है, यहाँ पे एक वर्ड दिया है, इसमें क्या है, स्पीकर का पावर दी गया है। एंटी डिफेक्शन हमें पता ना, 52nd अमेंडमेंट एक्ट में 1985 में जो हमारे राजीव गांधी की सरकार थी वो लेके आई थी, जो हमारे डिफेक्शन है उसको कम करने के लिए, डिफेक्शन है उसको कम करने के लिए। उसमें पढ़ेंगे आप जब, तो उसमें देखेंगे कि आया राम गया राम चलता था। एक मेंबर थे, एक दिन में लगभग 3 या 4 पार्टी बदले थे, तो उसी से ये मुहावरा चालू हो गया कि एक आया राम गया राम, ठीक है। तो हरियाणा के कोई मेंबर थे, उनका राम टाइटिल साहब नाम में राम उम था, ऐसे ऐसे ही मुहावरा चल पड़ा, याद है। लेकिन हमें पता है कि इसमें प्रिसाइडिंग अफसर का रोल होता है, प्रेसिडेंट का कोई रोल नहीं होता है। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, ठीक है। और हर एक सीरियस स्टूडेंट को ये पता होना चाहिए। बहुत कोई घुमा के क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है, लेकिन ये बहुत, और ये भी हमेशा न्यूज में चलता रहता है। पिछले लगभग 8-10 साल में एंटी डिफेक्शन न्यूज इतनी बार न्यूज में रहा है कि कोई उसकी कोई गिनती नहीं। तो इसलिए ये प्रोविजन हमेशा चर्चा में भी रहते हैं और आपको पता भी होना चाहिए, ठीक है। आगे देखते हैं दूसरा स्टेटमेंट। देर इज नो मेंशन ऑफ द वर्ड पॉलिटिकल पार्टी इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो ये देखिए, ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे पास पॉलिटिकल पार्टी मेंशन नहीं है, लेकिन यहीं पे ट्रिक था कि जो 10th से हमारा जो 10th शेड्यूल है उसमें पॉलिटिकल पार्टी का मेंशन है, ठीक है। तो 10th पार्टी का 10th शेड्यूल में ये जोड़ा गया था। और हमारे पास क्या है कि हमें पता है कि जो राइट टू फॉर्म ए पॉलिटिकल पार्टी हमारे पास फंडामेंटल राइट है, लेकिन क्या है, ये इम्प्लिसिट है। आर्टिकल 19(1)(c) में इम्प्लिसिट है, एक्सप्लिसिट नहीं है। कोऑपरेटिव सोसाइटी को तो हमने एक्सप्लिसिट बना दिया है कि 97th अमेंडमेंट में राइट टू फॉर्म ए कोऑपरेटिव हमारे पास फंडामेंटल राइट है। लेकिन राइट टू फॉर्म ए पॉलिटिकल पार्टी भी फंडामेंटल राइट है, लेकिन इम्प्लिसिट है, कोई डायरेक्टली मेंशन नहीं है। और पॉलिटिकल पार्टी ओरिजिनली मेंशन नहीं थे, लेकिन 10th शेड्यूल में ये हमारे पास इसका मेंशन है। तो ये भी गलत हो जाएगा। तो कौन सा करेक्ट हो जाएगा, नीदर वन नाइदर टू, ठीक है। और याद रखें, जो भी बच्चे प्रिपेयर करके जाते हैं तो ये नाइदर वन नाइदर टू मार्क करने में कभी कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, ठीक है। बहुत सारे बच्चों के हाथ कांपते हैं दोनों ऑप्शन गलत मारने में, लेकिन ज्यादातर यूपीएससी अगर कॉन्सेप्चुअली क्वेश्चन देता है तो उसमें ये ऑप्शन भी ठीक रहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
कॉन्सेप्ट यही था, 10th शेड्यूल जो होता है उसका पूरा का पूरा जो आपको बैकग्राउंड है वो पता होना चाहिए। क्या है, 52nd अमेंडमेंट एक्ट था, ठीक है, 1985 में था, किस लिए था, ये था राजीव गांधी की सरकार थी, ठीक है, किस लिए था, डिफेक्शन को वो करने के लिए। फिर इसमें कौन सा अमेंडमेंट, 91st अमेंडमेंट एक्ट द्वारा इसमें मॉडिफिकेशन किया गया। पहले क्या था, स्प्लिट एक्सेप्शन था, लेकिन अब मर्जर को एक्सेप्शन कर दिया गया है कि 2/3 ऑफ द मेंबर अगर वो मर्ज करेंगे तो उन पे एंटी डिफेक्शन नहीं लागू होगा। जैसे अभी चल रहा है ना, आम आदमी पार्टी का इशू चल रहा है, अभी पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की जो तृणमूल कांग्रेस है उस पे चल रहा है। तो उसके अगर किसी लेजिस्लेचर में 2/3 मेंबर अगर उस एक पार्टी से टूट के दूसरी पार्टी में मर्ज कर जाएंगे तो एंटी डिफेक्शन लागू नहीं होगा, एक्सेप्शन है। तो इसीलिए कहा जाता है कि ये एंटी डिफेक्शन है, जो हमारा 10th शेड्यूल है, ये एंटी डिफेक्शन एक्ट है, हमारा डिफेक्शन को कर्टेल करने में बिल्कुल इनइफेक्टिव रहा है। ये हमारे पास क्या है, अब क्या है, होलसेल डिफेक्शन हो रहा है। पहले क्या होता था, हमारे पास हमारे पास फुटकर होते थे, मतलब हमारे पास ना जैसे कि छुट-पुट घटनाएं होती थी। लेकिन अब क्या है कि मोटा-मोटा देखेंगे किसी पॉलिटिकल पार्टी में, जैसे महाराष्ट्र में देखेंगे, वो जो एमएनसी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना हुआ, फिर हमारे आम आदमी पार्टी हुआ, फिर ये तृणमूल कांग्रेस वगैरह, ये सब देखेंगे तो ये पूरा होलसेल डिफेक्शन हो रहा है आजकल, ठीक है। तो ये याद रखना है। तो बाकी ये एंटी डिफेक्शन लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। अब पॉलिटिकल पार्टी का मेंशन है, 52nd में मेंशन हो गया था, ठीक है। 24 का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ मनी बिल, ठीक है। मनी बिल हमेशा चर्चा में रहता है, ये भी बहुत चर्चा में रहता है, क्योंकि क्यों, अच्छा आगे देखते हैं। पहले क्या आंसर पूछना है, तो हमें सही करेक्ट मार्क करना है, ठीक है। 4 स्टेटमेंट दिए, चारों में से कौन सा करेक्ट मार्क करना है, ठीक है। अब मनी बिल क्या है, हमें पता है कि 109 में इसका प्रोसीजर दिया है, 1010 में इसका डेफिनेशन दिया है। कौन सा बिल मनी बिल होगा उसको सर्टिफाई कौन करता है, स्पीकर करता है, ये इज द फाइनल अथॉरिटी। इस पे कोई जुडिशियल रिव्यू नहीं होता है, ठीक है, ये बिना जुडिशियल रिव्यू होता है। लेकिन आजकल क्या होता है कि जो अपोजिशन पार्टी वगैरह हैं, वो कहते हैं गवर्नमेंट पे वगैरह पे एक्यूजेशन लगाते रहते हैं कि वो मनी बिल के थ्रू राज्यसभा के जो जुडिस्टिक्शन है, राज्यसभा का जो सुपरविजन है, उसको बाईपास कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि मनी बिल में हमारा जो आ, लो, तो हमारा जो लोकसभा है उसको अपर हैंड होता है, राज्यसभा सिर्फ उसको डिले कर सकता है, मैं हार्डली है ना 14 डेज का सिर्फ वही होता है। इसके जो अमेंडमेंट होता है, रिकमेंडेशन होता है, बाइंडिंग बाइंडिंग नहीं होता है, एडवाइजरी होता है, ठीक है। लोकसभा के ऊपर होता है कि राज्यसभा का एडवाइस माने या ना माने। तो ये बहुत ज्यादा चर्चा में रहता है, इसलिए देखिए क्वेश्चन भी आया है ये, ठीक है। तो देखिए क्या पूछा है, आर्टिकल 109 मेंशन स्पेशल प्रोसीजर इन रिस्पेक्ट ऑफ मनी बिल, ये बिल्कुल ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल ये 109 1010 ये दोनों इसे, ये प्रोसीजर है, और 1010 में डेफिनेशन है कौन सा मनी बिल होगा कौन सा नहीं होगा, ठीक है। ए मनी बिल शैल नॉट बी इंट्रोड्यूस इन द काउंसिल ऑफ स्टेट, ये बिल्कुल ठीक है। हमें मनी बिल क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में और प्रायर प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन से होता है, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना है। The Rajya Sabha can either approve the bill or suggest changes but cannot reject bill, ये बिल्कुल ठीक है, ठीक है। क्या है, राज्यसभा either approve the bill या suggest changes हो सकता है but cannot reject it bill, ठीक है। अमेंडमेंट टू मनी बिल सजेस्टेड बाई राज्यसभा हैव टू बी एक्सेप्टेड बाई द लोकसभा, ये तो बिल्कुल हमने देखा नहीं, गलत हो जाएगा। हैव टू बी स्टेटमेंट, ये क्या एडवाइजरी नेचर है, ये बाइंडिंग नहीं है। हैव टू का मतलब हो गया कि बाइंडिंग बना दिया, ये गलत हो गया। तो कौन सा स्टेटमेंट ठीक है, 1 2 3, तो ये सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने दे दिया है आपको, ये प्रोसीजर दिया है, ये हमने आपको स्लाइड अगर दे दिया है हमने उसको रिवीजन के लिए, इसको शेयर कर देंगे हम। मोस्टली कोशिश करूंगा कि इसको पूरा का पूरा पीडीएफ कंबाइन करके एक बुक फॉर्म में आपको दे दूं, ठीक है, तो जिससे आप उसको अच्छे से इफेक्टिवली रिवाइज कर पाए, ठीक है। हमें कॉन्सेप्ट यही रखना है कि जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के बिल होते हैं ना, पहले क्या होता है, ऑर्डिनरी बिल होता है, ऑर्डिनरी बिल होता है, फिर होता है हमारे पास मनी बिल होता है, फिर हमारे पास होता है फाइनेंशियल बिल होता है। फाइनेंशियल बिल है ना, फाइनेंशियल बिल में दो कैटेगरी 1 होता है, कैटेगरी 2 होता है। फिर हमारे पास लास्ट में क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट होता है। तो इस तरह के जो बिल हैं ये हमें याद रखना है कि किसमें कौन कहाँ इंट्रोड्यूस होता है, ठीक है, किसमें प्रेसिडेंट का प्रायर रिकमेंडेशन होता है, राज्यसभा का किसमें ज्यादा रोल है, किसमें बिल्कुल एडवाइजरी रोल है, किसमें इक्वल रोल है, ठीक है, किसमें ज्वाइंट सिटी का प्रावधान है, किसमें नहीं, ये हम आगे लेक्चर में देखेंगे, अभी क्वेश्चन भी आएगा उसके द्वारा समझेंगे। तो इतना कॉन्सेप्ट आपको हमेशा पता होना चाहिए बिल के बारे में, और ये भी कि कौन से बिल को किस तरह के मेजोरिटी से पास होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 24 का क्वेश्चन ये, कंसिडर, फिर अगेन पूछा क्या है, ऑप्शन से मार्क करना है, तो करेक्ट ऑप्शन मार्क करना है, ठीक है। 3 स्टेटमेंट दिया है,
कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द स्पीकर राइट व्हेन रिजोल्यूशन ऑफ द रिमूवल इज अंडर कंसिडरेशन। देखिए फिर वही स्पीकर पे क्वेश्चन आ गया, बहुत ज्यादा न्यूज में था, इसलिए इस पे बहुत ज्यादा क्वेश्चन बना रहे हैं। और ऐसे भी हमें पता है ना कि जब भी कोई प्रॉब्लम चलता है कंट्री में ना, अभी देखिए हमारा पार्लियामेंट क्या है, बहुत ज्यादा डिस्ट्रप्शन होता है, वहाँ पे इफेक्टिव वर्क नहीं हो रहा है, ठीक है, बहुत ज्यादा हमेशा खाली हो हंगामा होता रहता है, बहुत हैस्टी लेजिस्लेशन पास होते हैं। तो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट लेजिस्लेशन देखेंगे 1 घंटे में, आधा घंटे में, बिना डिबेट के, बिना बहस के कोई पास हो जाते हैं। जो कैबिनेट, वो हमारा जो पार्लियामेंट्री कमेटी होती है, उनको बिल रिफर नहीं किया जा रहा है ज्यादातर, ठीक है, और जो मनी बिल का ज्यादातर रूट लिया जा रहा है। तो इस सब से की वजह से पार्लियामेंट बहुत ज्यादा न्यूज में रहा है। जब कोई चीज न्यूज में रहती है तो वैसे उसमें बहुत ज्यादा क्वेश्चन फ्रेम करती है, तो यही हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है। और क्या करेगी, करंट अफेयर से इंस्पिरेशन मिलके स्टैटिक पार्ट बनाएंगी। स्पीकर का हमेशा न्यूज में रहता है, तो स्पीकर जो स्टैटिक पार्ट है वहां से क्वेश्चन बना दिया, ठीक है। तो क्वेश्चन देखते हैं। द स्पीकर कैन नॉट प्रिसाइड ओवर द हाउस ड्यूरिंग सच प्रोसीडिंग। बिल्कुल, जब भी कोई स्पीकर का रिमूवल जो प्रोसेस है वो अंडर कंसिडरेशन होता है, तो स्पीकर को प्रिसाइड नहीं कर सकते। क्यों? ये प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के खिलाफ हो जाएगा ना। क्यों? यू कैन नॉट बी, नो बॉडी कैन बी जज इन हीज ओन केस है, जब अपने खुद के केस में जज नहीं हो सकते थे। बिल्कुल ठीक है स्टेटमेंट। द स्पीकर हैज नो राइट टू स्पीक इन द हाउस ड्यूरिंग द रिजोल्यूशन। ये बिल्कुल गलत है। राइट टू स्पीक तो सबको होता है ना, कहते हैं ना प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का दूसरा प्रिंसिपल, आरडी अल्ट्रम पार्टम, ठीक है। विदाउट किसी पार्टी, दूसरे पार्टी को हियर किए बिना उसको हम उसके खिलाफ कोई इम्पीचमेंट मोशन या उसके पे कोई जुडिशियल प्रोसीडिंग नहीं कर सकते हैं। तो ये गलत हो जाएगा स्टेटमेंट, ठीक है। तो इनको राइट टू स्पीक तो होता ही होता है। द स्पीकर लूजेज द कास्टिंग वोट, यस, बट रिटेन द राइट टू वोट इन द फर्स्ट इंस्टांस। ये बिल्कुल ठीक है, जिसे कि जब उनका इम्पीचमेंट, जिससे हमें पता है इन जनरल क्या होता है हमारे, जैसे कि ये लोग हमारे, जब ये हमारा मान लीजिए अपोजिशन हो गया, ये हमारा रूलिंग पार्टी हो गया, तो यहाँ पे जो हमारा स्पीकर होते हैं, तो अगर इन जनरल क्या होते हैं, वो टाई ब्रेकर, वो कास्टिंग वोट देते हैं। मान लीजिए इन दोनों का बराबर हो गया, तो फाइनल जो कास्टिंग वोट होता है इनके पास होता है। लेकिन जब इनका रिमूवल, जब इनको हटाने के लिए जो प्रस्ताव लाया गया है उस पे वोटिंग होती है, तो इनके पास कास्टिंग वोट नहीं होता। वही अगेन वही प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, ये अपने खुद के केस में जज नहीं बन सकते, लेकिन एज ए पार्टिकुलर में ऑर्डिनरी मेंबर के रूप में बैठते हैं वहां पे, ये मेंबर के रूप में बैठते हैं लोकसभा में, और इनके पास फर्स्ट इंस्टांस में वोट देने का अधिकार होता है, ठीक है। तो राइट टू वोट इन फर्स्ट इंस्टांस, तीसरा स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक हो जाएगा, ठीक है। ये हमेशा याद रखना, और बहुत जिसने भी अच्छे से पढ़ा होगा इसको ये पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें क्या पूछा है, सही ऑप्शन पूछा है, ठीक है। तो क्या पूछा है, सही ऑप्शन स्पीयर करना पूछा, हाँ ठीक है, तो पहला और तीसरा सही हो जाएगा, तो पहला और तीसरा ठीक हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये दे दिया है हमने, अब आपको ये तीनों प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस जो है था आपको याद होना चाहिए। इसके 3 प्रिंसिपल होते हैं ना, हमने आगे भी देखेंगे और पहले भी हम क्वेश्चन में कर चुके हैं कि इसमें क्या होता है। नो बॉडी शैल बी जज इन हिज और हर ओन केस, अपने खुद के केस में जज नहीं बन सकते। या दूसरा दूसरा होता है आरडी अल्ट्रम पार्टम, मतलब अदर पार्टी को हियर किए बिना आप उसके खिलाफ कोई जुडिशियल प्रोसीडिंग नहीं ला सकते। तीसरा क्या होता है, एवरीबॉडी डिजर्व ए फेयर ट्रायल। जो ट्रायल होता है ना, जैसे हमें पता है ना कि जो हमने हिस्टोरिकल पढ़ा था, जो रॉलेट एक्ट था उसको कहा जाता था ना, वो ब्लैक एक्ट था, नो वकील नो दलील नो अपील, इस तरह से होता था। लेकिन इसी में अगर हमारे पास कोई वकील ही नहीं रहेगा, उसके पास कोई फेयर ट्रायल नहीं होगा, तो ये प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का वायलेशन था, ठीक है। तो ये याद रखना है हमेशा, ये 3 प्रिंसिपल याद रखना, और हमेशा एक सीरियस स्टूडेंट को ये पता होना चाहिए प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस क्या होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 24 का क्वेश्चन है ये, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द एथिक्स कमेटी है इन द लोकसभा आर करेक्ट। ठीक है, देखिए अब ये क्वेश्चन एथिक्स कमेटी में क्यों पिक किया है, उस साल ये बहुत ज्यादा न्यूज में था, मैंने भी पेपर दिया था और सही मार्क किया था, क्योंकि वो बहुत ज्यादा न्यूज में था। किसी क्योंकि जो पार्टिकुलर कुछ मेंबर थे उनको एथिक्स कमेटी ने रिकमेंडेशन किया था कि उनको सस्पेंड कर दिया जाए, ठीक है। तो इसलिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज में था। और ऐसे भी ये जो एथिक्स कमेटी है बहुत इंपॉर्टेंट कमेटी है, पार्लियामेंट्री कमेटी का जो जो मेंबर होते हैं उनके कंडक्ट को ओवरसी करती है, ठीक है। कि मेंबर जो होते हैं, जो पार्लियामेंटेरियन होते हैं, उनके पास प्रिविलेज तो है, वो अपने प्रिविलेज का मिसयूज तो नहीं कर रहे हैं। उनका जो कंडक्ट है, जिसे कहा जाता है ना, दे आर इन द लीडरशिप पोजीशन। सोसाइटी में जो लीडर जो कंडक्ट करते हैं ना, वही प्रजा फॉलो करती है, यथा राजा तथा प्रजा।
तो जब उनका कंडक्ट अगर इमोरल होगा, अनएथिकल होगा, तो प्रजा में भी वही गुण आएगा। तो इसलिए देखा जाता है कि एथिक्स कमेटी ओवरसी करती है कि ओवरऑल मैंडेट का मेंबर का जो कंडक्ट है वो कॉन्स्टिट्यूशनल बना रहे, इथिकल बना रहे, ठीक है, इस तरह से है। तो इसका मैंडेट है। ये बहुत ज्यादा न्यूज में था, और इसीलिए जब भी कोई न्यूज में कमेटी रहती है तो उसको आपको जानना ही जानना है। तो ये फैक्ट ठीक है। इनिशियली इट वाज एडहॉक कमेटी, बिल्कुल ठीक है। पहले देखिए दो तरह कमेटी होती है ना, एक एडहॉक कमेटी होती है, एक होती है स्टैंडिंग कमेटी। एडहॉक कमेटी क्या होती है? जब एक पर्टिकुलर फंक्शन के लिए इसको बनाया जाता है, फिर उसको जब उसका फंक्शन पूरा हो जाता है तो इसको डिसॉल्व कर दिया जाता है। लेकिन स्टैंडिंग कमेटी क्या होती है? स्टैंडिंग होती है, मतलब वो स्थायी होती है। इसका मतलब वो हर एक साल में उसके मेंबर तो नए होते हैं, मेंबर रिन्यू होते हैं, लेकिन वो कमेटी हमेशा बनी रहती है, ठीक है। ओनली ए मेंबर ऑफ द लोक सभा कैन मेक ए कंप्लेंट रिलेटिंग टू अनएथिकल कंडक्ट ऑफ मेंबर ऑफ द लोक सभा। देखिए ओनली है एक्सट्रीम, और फिर भी आपको ये पता होना चाहिए। उस साल ये भी पता था कि जैसे कि सपोज दैट मेरा कोई कॉन्स्टिट्यूएंसी है, हमारे जो एमपी है उनका अनएथिकल कंडक्ट है, तो मैं कहाँ जाऊंगा उनके अनएथिकल कंडक्ट को? अगर मैं उनके खिलाफ कुछ बोल दूं तो बोलेंगे हमारे प्रिविलेज को वायलेट कर रहा है, हमारे खिलाफ कुछ वो हरेसमेंट कर सकते हैं। तो ऑर्डिनरी मेंबर भी किसी एमपी के खिलाफ, किसी मिनिस्टर के खिलाफ जाके वो एथिकल एथिक्स कमेटी में अपना कंप्लेंट रेज कर सकता है, लेकिन वो डायरेक्टली नहीं किया जा सकता। सपोज दैट मुझे जाना है, तो मैं क्या करूंगा, किसी एक में एमपी के खिलाफ करना है, तो मैं किसी दूसरे एमपी को पकड़ूंगा, किसी मेंबर को, कि भाई इनके थ्रू इनके खिलाफ मैं वो जो एथिक्स कमेटी है उसमें कंप्लेंट लॉन्च करूंगा। तो ये गलत हो जाएगा। इसमें मेंबर भी होते हैं और इसमें ऑर्डिनरी मेंबर भी होते हैं, मतलब ऑर्डिनरी पर्सन भी कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली कर सकते हैं, ठीक है। तो ये गलत हो जाएगा। दिस कमेटी कैन नॉट टेक अप एनी मैटर विच सब जुडिस। ये देखिए, ये बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट में, जो भी पार्लियामेंट्री कमेटीज होती हैं और जो भी हमारे पता है ना कि जैसे हमारे यहाँ सेपरेशन ऑफ पावर है, सेपरेशन ऑफ पावर है, जो मैटर सब जुडिस है, जो सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग चल रहा है, उस पे कोई ये पार्लियामेंट्री कमेटी वगैरह या जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होती है उस पे हियरिंग नहीं ले सकती है, ठीक है, क्योंकि वो ऑलरेडी कोर्ट केस चल रहा है उस पे। ये भी बिल्कुल प्रिंसिपल, ये हमारा सेपरेशन ऑफ पावर का प्रिंसिपल है। तो तीसरा सही हो जाएगा, पहला सही हो जाएगा, तो कौन सा स्टेटमेंट सही होगा? सी सही हो जाएगा, ठीक है। इसमें याद रखना एक्चुअली, आप कहेंगे कि सारे कमेटी याद रखे, नहीं, मोटा मोटा कमेटी याद रखना होता है, लेकिन जो उस साल न्यूज में होता है उसको इन डेप्थ थोड़ा पढ़ना होता है। तो इस साल ये बहुत ज्यादा न्यूज में था इसलिए, और ये बहुत एक्सपेक्टेड क्वेश्चन था। हर कोचिंग वाले क्लेम किए होंगे कि हमारे हमारे से आया, हमारे से आया, क्योंकि ये लगभग सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट में और हर दिन पेपर में कवर होता ही था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, जो एक बार पूछ दिया ना, अब दोबारा उस पे क्वेश्चन है, अगर आपने गलत किया तो फिर वो क्रिमिनल नेग्लिजेंस हो जाएगा। तो आपको ये जो फैक्ट है दोबारा आपको याद कर लेना है, ठीक है। क्योंकि इसी कमेटी में जब भी कोई दोबारा क्वेश्चन आए, और जनरली देखेंगे यूपीएससी जो क्वेश्चन पूछता है, स्टेट पीसीएस वाले घुमा फिरा के फिर वही क्वेश्चन पूछने लगते हैं, तो इससे आपका वो भी तैयारी हो जाएगा, ठीक है। तो याद रख, और आगे हम कभी पढ़ेंगे जो पार्लियामेंट्री कमेटी होती हैं उनका ओवरऑल देखेंगे फंक्शन क्या होता है, ठीक है, कंडक्ट क्यों बनाया जाता है। तो एक बार अच्छा मोटा मोटा समझ लेते हैं, जैसे जो पार्लियामेंट्री कमेटी होती है क्या होती है। जैसे हमें पता होता है ना, पार्लियामेंट इज ए टू बल्कि ए बॉडी। जैसे 543 इसमें लगभग टोटल मेंबर होते हैं हमारे लोकसभा में, ठीक है, राज्यसभा में हमारे 243, इस तरह से। तो हमें क्या होता है कि 240, तो इसमें क्या होता है कि इतना ज़्यादा, अब इतना बड़ा जो बॉडी है, वो कैसे डिबेट डिस्कशन करेगा इफेक्टिव तरीके से। तो इसलिए एक फोकस्ड बॉडी बनाई जाती है। दूसरा क्या होता है, यहाँ पे क्या कहते हैं ना कि जो मेंबर होते हैं वो पार्टीशन होते हैं। एक पार्टी का किसी मुद्दे पे अलग ओपिनियन रहता है, दूसरे पार्टी का अलग ओपिनियन रहता है। तो इन दोनों को में कंसेंसस नहीं बन पाता। लेकिन जो पार्लियामेंट्री कमेटी होती है वह नॉन पार्टीशन डिबेट होता है। तो वहाँ पे कंसेशन, कोई जो ऐसा जो कन्फ्लिक्टिंग मुद्दा होता है, जैसे उसमें कोई नेशनल पर्सपेक्टिव चाहिए, जो कंसेशन चाहिए, उस तरह वहाँ कंसेंसस बिल्डिंग का भी काम करता है। जैसे रिसेंट एग्जांपल लीजिए, वक्फ एक्ट था, उसके लिए एक पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई गई थी, तो वहाँ पे कंसेशन बिल्ड हुआ, ठीक है। फिर आगे देखते हैं, इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, जो मेंबर है वो इनडायरेक्टली पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सपोज दैट हमें जो होता है लेजिस्लेटिव प्रोसेस में कैसे पार्टिसिपेट करेंगे, तो पार्लियामेंट्री कमेटी द्वारा बहुत सारे एक्सपर्ट मेंबर हैं। मान लीजिए किसी आईटी एक्ट पे कोई हमारा आईटी रूल पे, हमारा आईटी एक्ट पे कोई लॉ बन रहा है, तो जो हमारे जो दिग्गज आईटी एक्सपर्ट हैं उनको बुला के उनसे फीडबैक लिया जा सकता है। तो एक्सपर्ट को भी पॉलिसी मेकिंग में इन्वॉल्व किया जा सकता है, ठीक है। दूसरा, पार्लियामेंट क्या होता है हमें पता है कि मोटा मोटा 3 सेशन ही होता है उनका, और उनका इफेक्टिव देखेंगे उसमें भी वो एडजमेंट होता रहता है, डिसरप्शन होता रहता है।
तो ये काम कब करेगी? लेकिन ये जो कमिटीज होती हैं ये होल ईयर काम करते रहते हैं, ये होल ईयर काम करते रहते हैं, तो ये भी है, इसका भी एक फंक्शन है। एक चीज और होता है कि हमें पता है कि जैसे कि जो हमारा हाउस होता है, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, इसमें जो मेंबर होते हैं ना, उनको उनके पॉलिटिकल पार्टी के हिसाब से उनको वेट मिलता है, उनको मतलब उसके हिसाब से टाइम अलॉट होगा, कौन सा किस तरह का क्वेश्चन रेज कर सकते हैं, किस तरह किस बात पे स्पीक कर सकते हैं, उनका जो ओवरऑल टाइम अलॉट होता है वो उनको उनके पॉलिटिकल जो उनकी मैंडेट होता है उसके हिसाब से मिलता है। तो छोटे-छोटे पॉलिटिकल पार्टी जिनके 1-2 मेंबर है उनको कहाँ से मिलेगा उसमें पार्टिसिपेशन? पॉलिसी मेकिंग में कैसे वो पार्टिसिपेट कर पाएँगे? तो छोटे जो पॉलिटिकल मेंबर हैं, इंडिविजुअल मेंबर हैं और कोई जो नॉन पॉलिटिकल मेंबर है उनको भी उसमें भागीदार करने का मौका मिल जाता है। तो ये मोटा-मोटा आपको याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आगे और भी इस पे डिस्कशन करेंगे कभी, ठीक है? तो अब इसका क्वेश्चन है ये, आगे देखना है क्या है इंडियन पार्लियामेंट के बारे में क्वेश्चन पूछा है और करेक्ट मार्क करना है, ठीक है? 3 स्टेटमेंट दिया है, करेक्ट मार्क करना है। देखते हैं स्टेटमेंट। ये बिल पेंडिंग इन द लोकसभा लैप्सेस ऑन इट्स डिसोल्यूशन। अब ठीक है, ये बिल के बारे में, डिसोल्यूशन के बारे में। तो जिसने भी पढ़ा होगा हमें एक रूल पता होना चाहिए। अगर कोई भी ऐसा बिल जो लोकसभा टच कर दे, ठीक है? हमेशा याद रखिए मैं आपको बहुत अच्छा ट्रिक बता रहा हूँ। कोई भी ऐसा बिल जो लोकसभा सिर्फ टच कर दे, तो वो डिसॉल्व हो जाता है, वो लैप्स हो जाता है लोकसभा के डिसॉल्व होते ही, ठीक है? राज्यसभा का कोई डिसॉल्व होता नहीं है, वो परमानेंट चेंबर होता है। 2 एक्सेप्शन है। एक एक्सेप्शन क्या है? अगर लोकसभा के डिसॉल्व होने से पहले कोई प्रेसिडेंट जो होता है, वो जॉइंट सिटिंग बुला लेते हैं, या तो क्या होता है या तो क्या होता है या तो क्या होता है कि जो हमारा प्रेसिडेंट है, वो हमारे पास उसको ऐसे उन प्रेसिडेंट के मतलब दोनों लोकसभा भी पास कर दे, राज्यसभा भी पास कर दे और प्रेसिडेंट के पास एसेंट के लिए बचा हो, तो उसके लिए हमारा पास ये बिल 2 बिल लैप्स नहीं होंगे। तो बाकी जितने भी बिल अगर लोकसभा उसको टच भी कर दे तो वो बिल लैप्स हो जाएगा। तो इस कंक्लूजन के आधार पे क्वेश्चन देखते हैं। ए बिल पेंडिंग इन द लोकसभा लैप्सेस इन इट्स रिजोल्यूशन। ये बिल्कुल ठीक है, कोई बिल है अगर लोकसभा में पेंडिंग है, इसका मतलब लोकसभा उसको टच कर दिया तो वो डिजोल्व तो हो ही जाए, लैप्स तो हो ही जाएगा डिजोल्यूशन पे। तो ये बिल्कुल ठीक है। करेक्ट मार्क करना है तो हमें ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। देखिए 50% प्रोबेबिलिटी हमारी होगा। ऐसे ही मार्क करना, पहला स्टेटमेंट फिर आंसर देखना है कौन सा सही है, फिर ऐसे करना है, ठीक है। दूसरा, a bill passed by the Lok Sabha and pending in the Rajya Sabha lapses on the dissolution of the Lok Sabha। बिल्कुल, ये बिल पास बाय द लोकसभा, तो लोकसभा ने टच कर ही दिया तो ये भी हो गया, डिजॉल्व हो गया, ठीक है। तीसरा देखते हैं, a bill in regards to which the President of India notify his or her intention to summon the House to joint sitting lapses on the हमने बताया था ना यही एक्सेप्शन है, ये बिल लैप्स नहीं होगा, ठीक है। अगर उनको प्रेसिडेंट ने नोटिफाई कर दिया है कि इसके रिगार्डिंग ज्वाइंट सीटिंग बुलाया जा रहा है, तो लोकसभा डिजॉल्व होने से पहले अगर नोटिफिकेशन आ गया है तो वो लोकसभा डिजोल्यूशन होने के बाद भी बिल लैप्स नहीं होगा, ठीक है। तो इसमें स्टेटमेंट कौन सा सही हो जाएगा? तो कौन सा सही हो जाएगा? करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है? वन और टू ऑप्शन, वन और टू ऑप्शन, ठीक है, वन और टू ऑप्शन, ठीक है। आगे देखते हैं। रिवीजन करने के लिए हमने दे दिया आपको, ठीक है। तो ये किस तरह से होता है, लेकिन मोटा मोटा जो रूल मैंने बताया कि लोकसभा जिसको टच कर ले वो होता है, चाहे वो लोकसभा में इंट्रोड्यूस हो, चाहे राज्यसभा से लोकसभा में आए, ठीक है, या लोकसभा में पेंडिंग हो अभी, ये सब लैप्स हो जाएंगे। लेकिन अगर वो सपोज दैट लोकसभा में आया ही नहीं, सिर्फ राज्यसभा में ही है, तो वो नहीं लैप्स होगा। प्रेसिडेंट ज्वाइंट सिटिंग बुला दिए हैं तो वो लैप्स नहीं होगा। अगर कोई प्रेसिडेंट के पास एसेंट के लिए बचा है, दोनों हाउस ने पास कर दिया, प्रेसिडेंट के पास एसेंट के लिए बचा है तो वो भी लैप्स नहीं होगा, ठीक है। तो ये तीन चार दो एक्सेप्शन इस तरह से। और राज्यसभा तो अगर वो लोकसभा टच नहीं किया तो वो तो लैप्स होगा ही नहीं, क्योंकि कोई भी बिल इंट्रोड्यूस हो गया लोग राज्यसभा में, अगर वो राज्यसभा में ही है अभी, तो वो कभी भी डिजोल्व नहीं, वो लैप्स नहीं होगा, चाहे, क्योंकि राज्यसभा क्या है, परमानेंट बॉडी है, ये कभी लैप्स वो डिजोल्व होता नहीं है, ठीक है। ये इसके पीछे का, इस हर क्वेश्चन के पीछे ना, जैसे कि देखिए यूपीएससी एग्जाम और बाकी एग्जाम में यही अंतर है। हमें फैक्ट भी जानना है कि अच्छा ऐसा होता है, लेकिन उसके पीछे का रैशनल भी जानना है कि ऐसा क्यों होता है, ये प्रावधान क्यों डाला गया। जब इस तरह का वाई फ्रेमवर्क अपना लेंगे ना कि हर क्वेश्चन के पीछे जब क्वेश्चन करने लगेंगे कि ऐसा क्यों डाला गया, तो आप देखेंगे कि आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत ब्रॉड होती जाएंगी, फिर कुछ रटना नहीं पड़ेगा आपको, देखेंगे हर क्वेश्चन का जो आंसर है अच्छे से मार्क कर पाएंगे आप, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 2024 का क्वेश्चन है ये। अगेन क्या पूछा है? करेक्ट पूछा है, ठीक है। तीन स्टेटमेंट दिया, हमें करेक्ट पूछा है। क्या दिया है? पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के बारे में दिया है, तीन स्टेटमेंट, हमें मार्क करना है कौन सा इसमें सही है, ठीक है। देखते हैं स्टेटमेंट।
प्रोरोगेशन ऑफ ए हाउस बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डज नॉट रिक्वायर द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। क्या है प्रोरोगेशन? जैसे हमें पता है ना, प्रेसिडेंट जो है इंटीग्रल पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट होते हैं। प्रेसिडेंट समन करते हैं, प्रेसिडेंट प्रोरोगेट करते हैं, लेकिन जो प्रेसिडेंट समन और प्रोरोगेट करते हैं वो क्यों कब करते हैं? ये ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, वो एक्सेप्शन नहीं है, उनका डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। उनको हमेशा एड और एडवाइस पे कहीं काम करना है, प्रेसिडेंट भी हो चाहे हमारे गवर्नर हो। हमें ये बहुत ज्यादा, एक्चुअली ये भी बहुत ज्यादा न्यूज में था उस साल। एक्चुअली उत्तराखंड में हुआ था और पंजाब वगैरह में और तमिलनाडु वगैरह में, कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, गवर्नर को बोलते रहते थे कि हाउस का सेशन बुलाइए, ठीक है, सेशन बुलाइए, समन कीजिए। गवर्नर उस पर एक्ट करते नहीं थे। फिर सुप्रीम कोर्ट का इस पे इंटरप्रिटेशन आया कि गवर्नमेंट आर, जो गवर्नर होते हैं, प्रेसिडेंट होते हैं, दे आर बाउंड ऑन द एड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। उनको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एडवाइस पर काम करना ही करना है। एक एक्सेप्शन होता है, आगे देखेंगे, ठीक है, तो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। ठीक है, अब क्या है? Prorogation of a house is generally done after the house is adjourned sine die, but there is no bar on the president of India prorogating the house which is in session। इसका मतलब समझे? पहले क्या होता है, जैसे सपोज दैट कोई सेशन चल रहा है, अगर सेशन को बुलाया गया, तो एक होता है एडजमेंट, एक होता है एडजमेंट साइने डाई। एडजमेंट क्या है कि चलो ठीक है, आज एडजमेंट कर दिया गया, तो उसमें लोग जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर रहते हैं वो मेंशन करते हैं कि अच्छा कल हाउस इतने बजे मिलेगा, ठीक है। लेकिन अगर वो सिर्फ में ये मेंशन ना करे, सपोज दैट कि एडजमेंट उन्होंने कह दिया कि ठीक है हाउस इज एडजर्न, लेकिन ये नहीं बताया कि हाउस कब दोबारा मीट करेगा, तो उसको बोलते हैं एडजमेंट साइने डाई, ठीक है। तो जब एडजर्नेड साइड साइनाडाई होता है, जनरल प्रोसीजर यही होता है कि मान लीजिए कोई सेशन, मान लीजिए बजट सेशन खत्म हो रहा है, तो जो हमारा स्पीकर होते हैं, प्रेसाइडिंग ऑफिसर होते हैं, वो एडजर्नेड साइनाडाई करेंगे। उसमें प्रेसिडेंट जो होते हैं प्रोरोगेशन का उसका डिक्लेरेशन करेंगे। लेकिन ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि अगर मान लीजिए कोई वो हाउस चल रहा है, ठीक है, हाउस है, लोकसभा चल रही है, ठीक है, लोकसभा राज्यसभा चल रही है, और इसमें प्रेसिडेंट जो है, जो करंट जो सीटिंग जो हमारा क्या कहते हैं कि जो हाउस है, उसको भी प्रोरोगेट कर सकते हैं। वहां पे डिबेट डिस्कशन कुछ भी चल रहा हो, लेकिन जो प्रेसिडेंट है वो आप तुरंत डिक्लेयर कर सकते हैं कि जो हाउस है वो हमारा प्रोरोगेट हो गया, ठीक है, उसका सेशन एक्सपायर हो गया। तो ये भी बिल्कुल ठीक है, ये फैक्ट है, हमेशा याद रखना है। तो पहला गलत हो गया तो इसको गलत मार्क कर लेते हैं, ठीक है। दो और तीसरे में सही है, तो दूसरा सही है, तो यही आंसर में निकल जाएगा आपका, ठीक है। देखिए, dissolution of the Lok Sabha is done by the President of India, who save in the exception circumstances, yes, just on the advice of Council of Minister। बिल्कुल, डिजोल्यूशन हो चाहे प्रोरोगेशन हो चाहे समन हो, ये प्रेसिडेंट जो होते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एडवाइस पे ही काम करते हैं। लेकिन एक्सेप्शन क्या है? सपोज दैट जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो हमेशा क्या है कि अपना हाउस का जो वोट है, हाउस का कॉन्फिडेंस है, वो लूज कर दिया, उस पे कोई उसने अपनी मेजोरिटी नहीं प्रूव कर पाई, उसकी सरकार जो है माइनॉरिटी में आ गई। तो अगर वो एडवाइस देगी कि प्रेसिडेंट को कि हाँ अब इसको ये जो नया पार्लियामेंट का सेशन है, या नया जो लोकसभा गठित हुआ है, उसको डिजॉल्व किया जाए, तो प्रेसिडेंट उनको मानने के लिए बाध्य नहीं है, ठीक है। तो ये इसके एक्सेप्शन सर्कमस्टांसेस है, ये याद रखना है आपको, ठीक है। तो दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट ठीक हो जाएगा, ठीक है। कोई कंफ्यूजन नहीं इसमें, बहुत अच्छा क्वेश्चन था और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ये जिससे क्वेश्चन कर लिया इसका मतलब उसकी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हमने ये दे दिया है कि स्टेटमेंट वही प्रोग्रेशन क्या होता है कि डिस्क्रिशनरी पावर नहीं होता है, एडवाइज में काम होता है। और इसमें प्रेसिडेंट क्या होता है कि कोई जो सिटिंग जो हाउस होता है उसको भी एक्टिव सेशन को भी प्रोग्रेट कर सकते हैं, उनको कोई बार नहीं किया गया कॉन्स्टिट्यूशनली। फिर क्या है कि जो डिसोल्यूशन होता है लोकसभा का, ये भी वही 85 में जो होता है, जो प्रेसिडेंट होते हैं एडवर्टाइज पे करते हैं, लेकिन सर्कमस्टांसेस कब है, जैसे कि क्या है, व्हेन गवर्नमेंट हैज लॉस्ट इट्स मेजॉरिटी एंड नो अल्टरनेट गवर्नमेंट कैन बी फॉर्म, ठीक है। तो इसमें वही है, जब गवर्नमेंट माइनॉरिटी में आ गई, वो अपना जो बहुमत है वो नहीं सिद्ध कर पाई, तो उनके एडवाइज अगर वो प्रेसिडेंट को देंगे तो वो मानने के लिए बाध्यकारी नहीं है, ठीक है। तो ये हमेशा याद रखना है आपको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 2023 का क्वेश्चन है ये, शायद आज का लास्ट क्वेश्चन है या लास्ट टू लास्ट सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, देखते हैं इसमें। अच्छा, अब ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इससे थोड़ा सा डिबेटेबल क्वेश्चन भी था उस साल। एक्चुअली इस यूपीएससी में थोड़ा सा इस पे फैक्चुअली इनकरेक्ट है, ये स्टेटमेंट है। देखिए, इसमें दिया है फाइनेंस बिल और मनी बिल।
लेकिन जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में है ना, ये फाइनेंशियल बिल होता है। फाइनेंशियल बिल और मनी बिल होते हैं। फाइनेंस बिल तो क्या होता है? फाइनेंस बिल भी एक टाइप का मनी बिल ही होता है। लेकिन सुप्रीम को ये जो यूपीएससी था, ये फाइनेंशियल बिल को ध्यान में रखते हुए स्टेटमेंट बनाया था। जैसे कि इसको फाइनेंशियल बिल पढ़ेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। फाइनेंस बिल क्या होता है? जब देखेंगे बजट होता है ना, जब बजट पास होता है तो उसमें एक एप्रोप्रिएशन बिल होता है, एक फाइनेंस बिल। जो टैक्सेस वगैरह लगते हैं वो फाइनेंस बिल होते हैं। तो टैक्सेस वगैरह हो गए तो वो मनी बिल तो हो ही जाएंगे, ठीक है। बजट तो हमेशा मनी बिल के रूप में पास होता है, याद है हमेशा। तो इसलिए इस स्टेटमेंट को फाइनेंशियल बिल मान के पढ़ेंगे तो आपका स्टेटमेंट ये करेक्ट मार्क कर पाएंगे, नहीं तो थोड़ा कंफ्यूजन होगा। एक्चुअली ये यूपीएससी ने थोड़ा सा यूपीएससी की तरफ से मिस्टेक था, ठीक है। बाकी ये तो देखते हैं। स्टेटमेंट देखिए, when the Lok Sabha transmit finance bill to the Rajya Sabha, it can amend the or reject bill। बिल्कुल, जैसे फाइनेंस बिल जो क्या होता है, जो फाइनेंशियल बिल क्या होता है, वो इंट्रोड्यूस होने के बाद वो ऑर्डिनरी बिल के थ्रू हो सकता है, ठीक है। देखिए फाइनेंशियल बिल में कैटेगरी, दो कैटेगरी है, कैटेगरी वन, कैटेगरी टू। अब कैटेगरी वन क्या होता है? सिर्फ सिर्फ लोकसभा में हो इंट्रोड्यूस हो सकता है और प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट होता है। और कैटेगरी टू जो बिल होता है वो किसी में भी हो सकता है, लेकिन बिफोर बिल के कंसिडरेशन कंसिडरेशन के पहले, सपोज किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस किया गया, लेकिन बिल के कंसिडरेशन के पहले प्रेसिडेंट का रिकमेंडेशन लिया जाता है। तो ये दोनों में डिफरेंस बहुत माइन्यूट है, याद रखना है थोड़ा सा, ठीक है। यदि आप बहुत बारीकी से आर्टिकल पढ़ेंगे तो आपको ये समझ में आएगा, ठीक है। तो ये बिल्कुल ठीक क्या है। अरे ये तो बिल्कुल, तो जब ये बाकी बाकी चीजों में ऑर्डिनरी बिल है, इन दोनों एक्सेप्शन के अलावा बाकी में फाइनेंशियल बिल क्या है? ऑर्डिनरी बिल की तरह है। तो जब ऑर्डिनरी बिल में अगर ये अगर इन दोनों में डेडलॉक होता है तो वो तो ज्वाइंट सिटिंग भी हो सकता है और रिजेक्ट भी कर सकता है हमारा, ठीक है। हमारा राज्यसभा रिजेक्ट भी कर सकता है क्योंकि उसके पास इक्वल पावर है, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट सही हो जाए, करेक्ट क्या हो। अच्छा, इसमें ओनली वन टू है, देखिए ये वाला भी देखना है, आपको ध्यान रखना है कि इसमें सिर्फ एक स्टेटमेंट नहीं दिया है, इन तीनों में से कौन से स्टेटमेंट ठीक है, मतलब एक ठीक है कि दो ठीक है कि तीन ठीक है, ये मार्क करना है। कौन सा ऑप्शन ठीक मार्क करना है, ये नहीं मार्क करना है, ये याद रखना है। बहुत सारे बच्चों को उस साल ये बहुत कंफ्यूजन हुआ था। when the Lok Sabha transmit money bill to the Rajya Sabha, when the Lok Sabha transmit money bill to the Rajya Sabha, money bill to the Rajya Sabha, it cannot amend or reject the bill, it can only make recommendation। हमने पढ़ा था पिछली बार, पिछले वाले क्वेश्चन में आया था कि जो मनी बिल है उसमें राज्यसभा कोई अमेंडमेंट नहीं ला सकती, सिर्फ रिकमेंडेशन दे सकती है, ठीक है। तो वो अमेंड या रिजेक्ट नहीं कर सकती है, ठीक है। ये दूसरा स्टेटमेंट ठीक होता पाया। तो देखिए नन गलत हो जाएगा, ओनली वन गलत हो जाएगा, क्योंकि दो स्टेटमेंट तो ठीक ही है, तीसरा भी हो सकता है या तो सिर्फ दो ही सही हो सकते हैं। तो भी दो ऑप्शन सही होंगे। फिर देखिए केस ऑफ द डिसएग्रीमेंट बिटवीन द लोकसभा एंड द राज्यसभा, ठीक है। अच्छा, डिसएग्रीमेंट अब राज्यसभा में हो गया। देर इज नो ज्वाइंट सिटिंग फॉर द मनी बिल, बिल्कुल ठीक है। बट ए ज्वाइंट सिटिंग बिकम नेसेसरी फॉर ए फाइनेंशियल बिल, तो ये नेसेसरी नहीं होता, ये ऑप्शनल होता है भाई, ठीक है। तो ये गलत हो जाएगा। तो पहला पहला दूसरा स्टेटमेंट ठीक हो जाएगा, तीसरा गलत हो जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उस सब बहुत डिबेटेबल था क्वेश्चन, और किसी का जब आंसर किया आया तो उसने देखा कि जो फाइनेंस बिल है उन्होंने उसको फाइनेंशियल बिल माना है, ठीक है। उस तरह से तो फाइनेंशियल बिल का मान के पढ़ेंगे तो यही पता है, ज्वाइंट सीटिंग का प्रावधान तो हो सकता है लेकिन नेसेसरी नहीं होता है, ये ऑप्शनल होता है भाई, को बुला सकते हैं, ठीक है। ये चीज है। तो पहला और दूसरा स्टेटमेंट ठीक है, तीसरा गलत है। ये हमने दे दिया है आपको। स्टेटमेंट वन ठीक है, टू ठीक है। देखिए ये क्यों गलत है कि although there is no joint sitting for money bill, joint sitting is not mandatory for the finance bill, but rather an option for the president to resolve a deadlock, ठीक है। ये ऑप्शन होता है ऑर्डिनरी बिल के, ये फाइनेंस बिल में, क्योंकि फाइनेंस बिल होता है इंट्रोड्यूस करने के बाद वो ऑर्डिनरी बिल हो जाता है। ऑर्डिनरी बिल का डेडलॉक कैसे पूरा होगा? तो ये हमारा वो ज्वाइंट सिटिंग का प्रावधान किया जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं। अच्छा, 22 का भी क्वेश्चन है इसमें, ठीक है। आप देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर एक्सक्लूसिव पावर। एक्सक्लूसिव का मतलब समझते हैं, सिर्फ और सिर्फ लोकसभा के पास है, ठीक है। एक्सक्लूसिव पावर ऑफ द लोकसभा, तो सिर्फ लोकसभा के पास है, राज्यसभा के पावर नहीं। तो इसमें से कौन सा ऐसा पावर है, जैसे तीन स्टेटमेंट दिया है, इसमें से कौन सा एक्सक्लूसिव पावर है लोकसभा का? देखिए तीन स्टेटमेंट पढ़ते हैं। तो रेटिफाई द डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी क्या है? देखिए यहाँ रेटिफाई दिया है, ये क्यों? क्योंकि ये गलत हो जाए, क्यों? क्योंकि हमें पता है ना, रेटिफिकेशन के बोथ द हाउस का चाहिए, ठीक है, ये याद है। लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शन है, हमें याद रखना है कि जो लोकसभा है उसके पास स्पेशल पावर है डिसअप्रूवल के लिए, डिसकंटिन्यूएशन के लिए, ठीक है। कि इस पर लोकसभा चाहे तो कुछ मेंबर उनके मिलके उनको प्रेसिडेंट को नोटिस दे सकते हैं, फिर स्पेशल सेशन बुलाया जाएगा, फिर लोकसभा चाहे तो उसको स्पेशल मेजोरिटी के द्वारा डिसअप्रूव कर सकता है। लेकिन डिक्लेरेशन को रेटिफाई करने के लिए दोनों को इक्वल पावर है, ठीक है। तो ये गलत हो जाएगा स्टेटमेंट, ठीक है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी, ठीक है। आगे देखते हैं, तो ये गलत हो जाएगा।
टू पास ए मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस अगेंस्ट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, हमें याद है ना, लोक सिर्फ नो कॉन्फिडेंस मोशन क्या हो सकता है, सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में हो सकता है इंट्रोड्यूस, ठीक है। तो लोकसभा का ये प्रेरोगेटिव है, लोकसभा का एक्सक्लूसिव पावर है। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली क्या है कि जो हमारा पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, और स्पेशली हमारा जो इंडियन फॉर्म ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम है, उसमें क्या है, एग्जीक्यूटिव जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होते हैं वो क्या होते हैं, डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल टू हाउस ऑफ द पीपुल। हाउस ऑफ द पीपुल क्या होता है, लोकसभा, ठीक है, लोकसभा, ठीक है। तो ये याद, क्योंकि ये पॉपुलर हाउस होता है, ये डायरेक्टली इलेक्टेड बॉडी होती है, ठीक है। तो बिल्कुल ठीक है, ये नो कॉन्फिडेंस मोशन राज्यसभा में इंट्रोड्यूस नहीं होता है, तो बिल्कुल ठीक है। तो इम्पीच द प्रेसिडेंट, हमें पता है इम्पीचमेंट या प्रेसिडेंट में दोनों का इक्वल रोल होता है, ठीक है। एक लोकसभा हो गया, राज्यसभा हो गया। ये भी बड़ा न्यूज में है, क्योंकि यूएस के प्रेसिडेंट थे जो इन पे इम्पीचमेंट लाया गया था, तो उसके अकॉर्डिंग ये बहुत ज्यादा न्यूज में था। तो ये हमारा भी, हमें पता नहीं, इम्पीचमेंट प्रोसेस हमारा वहीं से लिया गया है, तो वहां से देखिए पीछे क्वेश्चन बना दिया। तो ऐसे ही अपने कहते हैं ना, नाक को खुले रखेंगे कि पूरे वर्ल्ड में क्या हो रहा है। और इंडिया से हमें पता है कि इंडिया का बॉरोड फ्यूचर है। तो देखिए फ्रेंच में इलेक्शन होगा, तो जो हमारा इंडिया का जो मेंस में क्या क्वेश्चन आ गया कि जो हमारा इंडिया का जो सेकुलरिज्म है, फ्रेंच सेकुलरिज्म से कैसे अंतर है, ठीक है। इंडिया का जो गवर्नेंस सिस्टम है, फ्रेंच से कैसे अंतर है, ऐसे पूछ सकते हो आगे। तो ऐसे में कान खुले रखने हैं, तो हमारे देखेंगे कि हमारा जो क्वेश्चन को आंसर करने की प्रोबेबिलिटी है, क्वेश्चन प्रेडिक्ट करने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, ठीक है। इम्पीचमेंट ऑपरेशन में क्या होता है, दोनों दोनों की इक्वल फुटिंग होता है। एक जो हाउस होता है, जिस हाउस में मान लीजिए इम्पीचमेंट मोशन इंट्रोड्यूस हुआ, वो चार्जेस फ्रेम करती है, और दूसरा हाउस जो होता है वो चार्जेस को इन्वेस्टिगेट करती है। फिर दोनों हाउसेस में स्पेशल मेजोरिटी के द्वारा उसको पास होना चाहिए, ठीक है, याद है, वो भी एक ही सेशन में, ठीक है, याद रखना है ये सब फैक्ट आपको। तो ये क्या है, गलत हो जाएगा, तो कौन सा सही हो जाएगा, ओनली टू, ठीक है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, याद रख सकते हैं इसको। ये हमने स्टेप, ये आपको क्लैरिफिकेशन में दे दिया है, आपको पढ़ने के लिए बाद में रिवीजन कर लीजिए, ठीक है। आर्टिकल 61 में यही दिया है कि प्रेसिडेंट क्या इम्पीचमेंट जो होता है, ये क्या होता है, दोनों हाउस के, दस इट्स नॉट एक्सक्लूसिव पावर ऑफ द, ये उसमें टू थर्ड मेजोरिटी और बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट होता है, ठीक है। और ये बिल्कुल स्टेटमेंट ठीक है, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द लोकसभा, सो ओनली लोकसभा कैन पास नो कॉन्फिडेंस मोशन अगेंस्ट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ठीक है, याद है। वह इसका क्वेश्चन है, फिर देखते हैं क्या है। अब करेक्ट पूछा है, ठीक है, पहले देखना क्या पूछा है, कितना है, चार स्टेटमेंट दिया है, चौथा ये स्टेटमेंट है, चार स्टेटमेंट दिया है, तो वन टू तीन चार स्टेटमेंट दिया था, हमें क्या है, करेक्ट मार्क करना है। किसके रिगार्डिंग है, डिप्टी स्पीकर के बारे में, ये भी बहुत न्यूज में रहा है। क्यों? क्योंकि पड़ा पता, पूरे के पूरे 17th लोकसभा में कोई न कोई डिप्टी स्पीकर भी नहीं था। अभी भी कोई डिप्टी स्पीकर 18th लोकसभा में कोई टिल डेट, अभी ना जून, हम रिकॉर्ड कर रहे हैं जून 2026 में, अभी तक कोई हमारे पास डिप्टी स्पीकर नहीं इलेक्ट हुआ है। तो याद रखना है ये। तो इस पे ये भी बहुत ज्यादा न्यूज में था, इस पे बहुत ज्यादा मतलब आर्टिकल वगैरह भी आए थे, वहीं से यूपीसी ने पिक किया है इसको, ठीक है, देखते हैं इसको, ठीक है, क्या पूछा है इसमें। पहला स्टेटमेंट है, एज पर द रूल्स ऑफ द प्रोसीजर ऑफ द रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन द लोकसभा, द इलेक्शन ऑफ द डिप्टी स्पीकर शैल बी हेल्ड ऑन सच डेट एज स्पीकर में फिक्स, बिल्कुल ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। जो स्पीकर है, जो स्पीकर है उसका इलेक्शन का डेट कौन फिक्स करता है, प्रेसिडेंट फिक्स करते हैं। लेकिन जो डिप्टी स्पीकर है, डेप्यूटी स्पीकर है, उसके जो इलेक्शन का डेट है वो कौन फिक्स करता है, स्पीकर फिक्स करते हैं। इसीलिए जो हमारे करंट जो लोकसभा है उनके ऊपर ये आरोप रखता है कि उन्होंने, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना डेट फिक्स करना, उन्होंने डेट फिक्स किया नहीं। इसीलिए उनके कंडक्ट पे एक्विजिशन लगाया जाता है अपोजिशन के द्वारा कि उनका जो कंडक्ट है वो बायस है, ठीक है, वो रूलिंग पार्टी के पक्ष में है। जबकि वो ये हमारा ना, हमारा उनका कॉन्स्टिट्यूशन ऑब्लिगेशन है, कॉन्स्टिट्यूशन वो था, अफर्मेशन है कि उनको जो अपना फंक्शन है उनको न्यूट्रली डिस्चार्ज करना है। नहीं तो एक्विजिशन चलता रहता है, ठीक है, हमें बस पॉलिटिकली डिबेट में नहीं फंसना होता, लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशनल मुद्दा होता है ना उसको जानना होता है हर चीज में, ठीक है, तो याद रखना है इस चीज को। तो क्या हो गया ये, ठीक है, तो ये बिल्कुल ठीक है, पहला स्टेटमेंट ठीक हो जाएगा, तो करेक्ट पूछा है, तो ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, आगे देखते हैं। देर इज ए मैंडेटरी प्रोविजन दैट द इलेक्शन ऑफ द कैंडिडेट एज ए डिप्टी स्पीकर ऑफ द लोकसभा सेल बी फ्रॉम ईदर द प्रिंसिपल अपोजिशन पार्टी और द रूलिंग पार्टी। देखिए ऐसा कोई मैंडेटरी प्रोविजन नहीं है, ये क्या है, देखिए ये पार्लियामेंट्री कन्वेंशन है। जो स्पीकर होते हैं मोस्टली मोस्टली देखेंगे रूलिंग पार्टी से होंगे, जो डिप्टी स्पीकर होते हैं मोस्टली अपोजिशन पार्टी से होते हैं, या था ग्रुप्स अलायंस ऑफ द अपोजिशन पार्टी से होते हैं, ठीक है। तो इसलिए कहा जाता है कि जो
जो पार्लियामेंट है उसके इफेक्टिव फंक्शन के लिए डिप्टी स्पीकर का पद बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अपोजिशन को मिलता है ना कि हमें एक से मिलता है कि जब वो चेयर पे होते हैं, जब वो प्रिसाइड करते हैं, तो अपोजिशन को अपना मुद्दा अच्छे से इफेक्टिवली रेज करने का मौका मिलता है, ठीक है। तो लेकिन ये मैंडेटरी प्रोविजन नहीं है, ये पार्लियामेंट्री कन्वेंशन है, तो दूसरा गलत हो जाएगा। जब दूसरा गलत हो जाएगा तो हमारा आंसर निकल आया 1 और 3। तीसरा एग्जाम में रहूंगा, तीसरा स्टेटमेंट पढ़ूंगा ही नहीं, लेकिन फिर भी पढ़ते हैं। The deputy speaker has the same power as the speaker when presiding over the sitting of the house and no appeal lies against his ruling। ये बिल्कुल पता है कि हमें क्या है, डिप्टी स्पीकर को है क्या है, वो डिप्यूटी है कि ये क्या है कि ये इनके जो स्पीकर होते हैं उनका सबॉर्डिनेट ऑफिस नहीं होता है। इन्हें अगर कोई डिप्टी स्पीकर कोई रूलिंग देंगे तो स्पीकर के अगेंस्ट नहीं जाता, जैसे है ना हाई कोर्ट का कोई जजमेंट देता है, अगर हमें उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं, लेकिन डिप्टी स्पीकर का जो जजमेंट होता है, जो रूलिंग होता है, वो फाइनल होता है, वो बाइंडिंग होता है, क्योंकि वो जब प्रिसाइड करते हैं तो वो भी सेम पावर, सेम प्रिविलेज, सेम उनके पास कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स होते हैं जो स्पीकर के पास होते हैं, ठीक है। तो ये बिल्कुल ठीक है, तीसरा स्टेटमेंट भी ठीक है। आगे देखते हैं। The well-established parliamentary practice regarding the appointment of the deputy speaker is that the motion is moved by the speaker and duly seconded by the prime minister of India। ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट, ऐसा कुछ प्रोविजन नहीं है। आप देखिए बहुत सारे कैची फ्रेजेस थे इसमें, ठीक है। इसमें देखिए इस तरह का कभी ना फैंसी लाइन कभी दिखा नहीं रहता, हम लोग कभी पढ़ते भी नहीं। अगर इस तरह कभी रहता ना तो हमें पता रहता कि कोई इस तरह का कोई क्या है। वेल स्टेब्लिश पार्लियामेंट्री प्रैक्टिस है कि हमारे जो डिप्टी स्पीकर जो होते हैं उनके मोशन के लिए स्पीकर करते हैं और उनको सेकंड करता है प्राइम मिनिस्टर, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 3 ओनली। इस क्वेश्चन का आपको पता होना चाहिए, ये क्वेश्चन मार्क कर लीजिए, स्पेशली डिप्टी स्पीकर ना स्पेशली प्री और मेंस में आजकल बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी भी पूछा जा सकता है ये, ठीक है। लगभग हर साल न्यूज में रहता है ये। आगे बढ़ते हैं। दे दिया मैंने एक्सप्लेनेशन आपको, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। स्पीकर का जो डेट कौन फिक्स करता है, प्रेसिडेंट फिक्स करता है, लेकिन डिप्टी स्पीकर कौन करता है, डिप्टी स्पीकर कौन करता है, स्पीकर करता है, ठीक है, याद रखना है ये। आगे बढ़ते हैं। 22 का क्वेश्चन है, फिर से क्या है, करेक्ट मार्क करना है, ठीक है। दो स्टेटमेंट है, करेक्ट मार्क करना है, ठीक है। पहला, द लॉ स्पेसिफाइज दैट ए नॉमिनेटेड लेजिस्लेचर कैन नॉट ज्वाइन एनी पॉलिटिकल पार्टी विद इन 6 months ऑफ बीइंग इन अपॉइंटमेंट टू द हाउस। क्या है, एंटी डिफेक्शन लॉ से क्वेश्चन हमें भाई 52nd अमेंडमेंट एक्ट हमने भी पढ़ा था ना, 1985 हमने पढ़ा था ना, जो आया राम गया राम उसी कॉन्टेक्स्ट में था। तो हमें 3 तरह के मेंबर होते हैं, कौन कौन से मेंबर होते हैं, एक मेंबर होते हैं पार्टी के मेंबर होते हैं, तो रूलिंग पार्टी से किसी लड़ते हैं। दूसरे क्या होते हैं, जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट होते हैं। तीसरा कौन होते हैं, जो नॉमिनेटेड कैंडिडेट होते हैं। इन तीनों से पता होना चाहिए। पार्टी वाले होते हैं, एक पार्टी से इलेक्ट हो क्या है, फिर पार्टी बदल लिया तो उनपे लागू होता है, ठीक है, तो उनको डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं, अगर किसी इंडिपेंडेंट सीट पे लड़के आए हैं और जीत के आए हैं, फिर तो किसी पार्टी में शामिल हो गए, तो वहाँ के जो सिटीजन है, वहाँ के जो कॉन्स्टिट्यूएंसी के जो लोग हैं, उनके मैंडेट का तो डिसरेस्पेक्ट हुआ ना। इसलिए ये भी नहीं कर सकते। ये इंडिपेंडेंट पार्टी से ज्वाइन किया मतलब है तो वो बाहर से किसी पार्टी को सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन किसी पार्टी को ज्वाइन नहीं कर सकते इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, ठीक है। और नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं, हमें पता है ना कि जो राज्यसभा, अच्छा राज्यसभा में और लोकसभा में तो हटा दिया गया, ये जो एंग्लो इंडियन था 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से ये नलिफाई कर दिया गया। तो राज्यसभा में तो उनके पास क्या है, 6 मंथ का विंडो होता है। 6 मंथ में अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर ले तो कर लें, ठीक है, जिससे अगर वो ज्वाइन करना चाहते हैं कर ले, लेकिन 6 मंथ के बाद होता है तो ये भी उनका मतलब मेलाफाइड इंटेंशन है, तो इसको कहा जाता है कि इस पे डिबार किया गया। तो ये तीनों प्रोविजन आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो इस बैकग्राउंड में क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। ठीक है, पहला देखिए, दूसरा स्टेटमेंट, द लॉ, हाँ, तो इसमें क्या है कि कैन नॉट ज्वाइन इन, ठीक है, पॉलिटिकल पार्टी विद इन द 6 है, देखिए द लॉ स्पेसिफाई दैट द ए नॉमिनेटेड लेजिस्लेचर कैन नॉट ज्वाइन एनी पॉलिटिकल पार्टी विद इन 6 मंथ। विद इन नहीं है, आफ्टर 6 मंथ, विद इन 6 मंथ में कर सकता है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। नॉमिनेटेड देखिए हमें पूछा किसके, नॉमिनेटेड के बारे में पूछा है और 6 मंथ का विंडो दिया है, लेकिन आफ्टर दिया है, विद इन 6 मंथ तो कर ही सकते हैं वो, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। करेक्ट स्टेटमेंट मार्क करना है, तो ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। आगे देखिए, द लॉ डज नॉट प्रोवाइड एनी टाइम फ्रेम विदिन विच द प्रिसाइडिंग ऑफिसर हैज टू डिसाइड ए डिफेक्शन केस। यही एक लूप होल है इस केस का। आप देखेंगे जब मेंस के लिए एनालिसिस करेंगे हम लोग एंटी डिफेक्शन लॉ का, ये सबसे बड़ा लूप होल है कि जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है इनके पास कोई बाइंडिंग टाइम फ्रेम नहीं है, कितने टाइम में आपको जजमेंट देना ही है। लेकिन हमें पता है ना कि कीतो होलोन केस में सुप्रीम कोर्ट ने बताया था कि इस पे जब ये प्रिसाइडिंग ऑफिसर फंक्शन करते हैं तो इस पे सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू, क्योंकि ये एक तरह से एजुकेटिंग बॉडी की तरह कार्य करते थे। ये इनका जो
जजमेंट है वो जुडिशियल रिव्यू के बियॉन्ड नहीं है। दूसरा चीज़ उसी से बाद में सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा था कि उनको एक रीजनेबल टाइम फ्रेम में उनको निर्णय लेना चाहिए। बाद में अरुणाचल प्रदेश असेंबली वाले केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, हालांकि बाइंडिंग एडवाइजरी नहीं जारी किया था, बोला था कि विद इन 6 मंथ में उनको ऐसा निर्णय लेना चाहिए। ठीक है, तो ये है, तो इसमें ये बिल्कुल ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट, दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, ये लूप होल है और हमेशा जो भी सीरियस स्टूडेंट रहेगा जो पढ़ा होगा उसको ये पता रहेगा। ठीक है, तो हमें ये दे दिया आपने कि एंटी डिफेक्शन में 3 तरह के जो प्रावधान है, 3 तरह के जो मेंबर हैं, ठीक है? इलेक्टेड जो होते हैं मतलब पॉलिटिकल पॉलिटिकल पार्टी से, और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट कोई कौन-सा है, और ये नॉमिनेटेड होते हैं। इन तीनों का जो प्रावधान है आपको एकदम माइंड में रखना है, ठीक है? नॉमिनेटेड है, इनको माइंड में रखना है कि इलेक्टेड जो होते हैं, एक पार्टी सिलेक्ट हुआ है, दूसरी पार्टी में नहीं जा सकते, इंडिपेंडेंट है, दूसरी पार्टी में बिल्कुल नहीं जा सकते, बाहर से सपोर्ट वगैरह दे सकते हैं, नॉमिनेटेड है, 6 महीने के अंदर जा सकते हैं, 6 महीने के बाद नहीं जा सकते हैं। इलेक्टेड वाले में इसमें एक्सेप्शन क्या है, अगर मान लीजिए उसके किसी पार्टी के टू थर्ड मेंबर, अगर टू थर्ड मेंबर वहां से करके डिफेक्ट करके किसी और में मर्ज हो गए या अपना अलग बना लिए, तो क्या है, उनको एक्सेप्शन दिया गया है। 91st अमेंडमेंट एक्ट द्वारा ये जोड़ा गया था, तो ये याद रखना है। ठीक है, हाँ, और उसमें ये भी सर्टेन रिस्ट्रिक्शन है, जैसे कि जो स्पीकर है, जो प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट है, अगर मान लीजिए किसी पार्टी के कोई एमपी है, स्पीकर अपॉइंट हो गए, तो अगर वो पद से रिजाइन नहीं देते हैं, तो या पद से रिजाइन भी देते हैं, तो उनको भी एंटी डिफेक्शन लागू लागू नहीं होता है। ऐसे प्रेसिडेंट वगैरह का एक्सेप्शन है, तो ये भी याद रखना है थोड़ा सा। ठीक है, मोटा मोटा फाइनली लेक्चर कंक्लूड हुआ। हम मोटा मोटा एक बार रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, हम फिर से अच्छे से रिवाइज, जितनी बार रिवीजन करते चलेंगे उतना कॉन्सेप्ट आपका बिल्डअप होता जाएगा। तो एक बार हम इंट्रो में रिवीजन किए, एक बार आउटरो में फाइनल रिवीजन कर लेते हैं। हमने देखा कि मनी बिल क्या है, 109 में उसका प्रोसीजर है, 102 में डिफिनीशन है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है, वो फाइनल होता है कि कौन सा मनी बिल होता है, कौन सा नहीं होता है। जुडिशियल इंटरव्यू इसमें नहीं हो सकता है। राज्यसभा के पास क्या है कि राज्यसभा के लिए मनी बिल के लिए कोई वो रिकमेंडेशन, रिकमेंडेटरी बाइंडिंग, मतलब कोई बाइंडिंग नहीं कर सकता है वो सिर्फ रिकमेंड कर सकता है, 14 दिन का खाली डिले कर सकता है। ठीक है, और ज्वाइंट सीटिंग का कोई प्रावधान नहीं होता मनी बिल में वगैरह में, हमारे पास मनी बिल में, क्योंकि हमारे पास जो प्रेरोगेटिव है लोकसभा का, उसको अपर हैंड होता है। ठीक है, क्योंकि वो पॉपुलर हाउस होती है ना, हमारे एक मैक्सिम होता है ना, लीगल मैक्सिम या डेमोक्रेटिक मैक्सिम की, नो रिप्रेजेंटेशन विदाउट टैक्सेशन, या इन द सेंस कि जो विल ऑफ द हाउस है, जो विल ऑफ द हाउस है, अल्टीमेटली वो उसका अपर हैंड रहेगा। ठीक है, तो जो हमारे यहाँ जो भी जितने भी टैक्सेस वगैरह होते हैं, जितने भी मनी रेज की जाती है, उसमें पार्लियामेंट का अप्रूवल होता है, स्पेशली लोकसभा का अप्रूवल होता है, क्योंकि यही डायरेक्टली इलेक्टेड द्वारा पीपल होती है। तो लोग जो होते हैं लोकसभा, लोकसभा फिर एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट होती है, लोकसभा के प्रति होते हैं, तो इनडायरेक्टली ऐसे ये डेमोक्रेटिक पूरा सेटअप काम करता है। स्पीकर में पता है कि स्पीकर का जो रिमूवल है 14 दिन के नोटिस पे होता है, और इफेक्टिव मेजॉरिटी हमने देखा। और जब स्पीकर जब उनका जो रिमूवल होता है, तो उनके पास कोई कास्टिंग वोट नहीं होता, लेकिन वो वोट एट द फर्स्ट इंस्टांस पे वोट कर सकते हैं। ठीक है, वो राइट टू, उनके पास वोट देने का अधिकार होता है, लेकिन एज ए फर्स्ट इंस्टांस बाइंडिंग नहीं होता। और उनके पास वो क्या है, उनके पास अपना बात कहने का अधिकार होता है, और वो नॉर्मल मेंबर की तरह बैठते हैं, प्रिसाइडिंग ऑफिसर के रूप में नहीं बैठते हैं उस समय जब उनका रिमूवल प्रोपोजल होता है। ये देखा हमने। ठीक है, ये दिया है इसमें। प्रोरोगेशन क्या होता है, प्रेसिडेंट जो होता है, जो हमें होता है प्रोरोगेशन हो गया, समन हो गया, डिजोल्यूशन हो गया, वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एडवाइस पर प्रेसिडेंट और गवर्नर करते हैं। लेकिन डिजोल्यूशन में एक एक्सेप्शन है क्या, अगर जो हमारा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो कॉन्फिडेंस खो दे हाउस का, ठीक है, वो माइनॉरिटी में आ जाए, तो प्रेसिडेंट वो बाउंड नहीं है, इस गवर्नर वो बाउंड नहीं है उनके मानने में, तो एक्सेप्शन भी याद रखना है। जो कौन कौन से बिल लैप्स होते हैं, कौन कौन से बिल लैप्स नहीं होते, तो ये याद रखना है आपको। ठीक है, तो बिल कौन से लैप्स होते हैं, जिसको लोकसभा टच कर दिया, हमने एक्सेप्शन वो बताया था, दो एक्सेप्शन थे, एक तो ज्वाइंट सीटिंग का प्रावधान हो गया, और दूसरा क्या है कि जब प्रेसिडेंट के पास एसेंट के लिए वो पेंडिंग है, तो ये दो चीजें याद रखना है। ठीक है, कि लोकसभा सिर्फ टच भी कर दे तो वो बिल लैप्स हो जाएगा। ठीक है, नॉमिनेटेड मेंबर जो होते हैं, हमने देखा कि क्या है कि 6 महीने के अंदर तो ज्वाइन कर सकते हैं, 6 महीने बाद नहीं ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो टू अवॉइड डिफेक्शन। ठीक है, तो मोटा मोटा याद रखना है, मोटा। ठीक है, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज रिस्पॉन्सिबल ओनली टू लोकसभा। ठीक है, ये आर्टिकल याद रखना है, ये क्या कहते हैं, डेमोक्रेसी का क्रक्स है। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल ओनली टू द लोकसभा। ठीक है, याद है, क्योंकि ये पॉपुलर हाउस होता है, ये हाउस ऑफ द पीपुल कहा जाता है। ठीक है, ये इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी का एक ये इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी का एक सेटअप है ये। ठीक है, फाइनली थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग।
अगले पार्ट में, अगले लेक्चर में हम इसका जो पार्ट सेकंड है उसको करेंगे, उसमें भी लगभग 15 क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये देखेंगे इस पे लगभग 50 प्लस क्वेश्चन आए हुए हैं, तो हम देखेंगे इसमें भी कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे बहुत अच्छे से। और ये सीरीज चल रहा है यूपीएससी पॉलिटी का, जिसमें हम प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके यूट्यूब पे आप ये देखेंगे कि यूपीएससी की जो सिलेबस है पॉलिटी का, उसको हम चैप्टर वाइज कवर कर रहे हैं, फंडामेंटल राइट से लेके हम लोग यूनियन स्टेट लेजिस्लेचर तक आ गए हैं। ठीक है, और ये टेलीग्राम ज्वाइन कर लेंगे, जिससे मैं फ्यूचर के कोर्सेज वगैरह है उसके जो पीपीटी वगैरह फाइनल में यहाँ पे मैं शेयर कर दूंगा। और हमारे इस मिशन में भागीदार बनिए। अगर ये वीडियो अच्छा लगे और तो लोगों को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, अपना जो फीडबैक है उसको कमेंट में दीजिए, कोई क्वेश्चन है तो उसको भी पूछिए, लेकिन वीडियो को वॉच करते रहें। ठीक है, और अपना ध्यान रखें। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।